Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagicBrains. So भाई MagicBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for NTAC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book. या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, तो गाइज आज उस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो भाई ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एक सैंपल पेपर को. तो इससे पहले हम एक सैंपल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, बट किसका सैंपल पेपर? भाई सैंपल पेपर डिस्कस तो कर चुके, किसका? तो ये है भाई क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए. तो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर टर्म 2 हमने पेपर डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, कौन सा पेपर हम एक डिस्कस कर चुके हैं? तो हम डिस्कस कर चुके हैं सीबीएसई ने जो ऑफिशियल अपना पेपर निकाला था अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो पेपर हमने पूरा एज इट इज सॉल्व करके देख लिया कि भाई क्या पैटर्न होने वाला है, क्या पूरी सिचुएशन चलने वाली, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस चैप्टर को प्रायोरिटी दी गई है. नंबर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हमें पहले से ही पता था, बट किस तरीके से किस किस टॉपिक को प्रायोरिटी दी गई है वो हम चीजें देख चुके हैं. ठीक है, अब मैं आप लोग के लिए ले आया हूं एक और पेपर, दैट इज योर पेपर 2. और इसमें अब ये सीबीएसई की तरफ से नहीं है भाई, सीबीएसई ने एक ही पेपर निकाला था. ये पेपर मैंने आप लोग के लिए डिजाइन किया है. ठीक है, तो मेरा डिजाइन करा हुआ पेपर है और ये बिल्कुल वही उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आपका सीबीएसई का पेपर था. मतलब जिस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से ये पेपर बनाया गया है. ठीक है, तो हम इस पैटर्न में इस पेपर में एक बार पैटर्न फिर से डिस्कस करेंगे. पैटर्न क्या होने वाला है? पैटर्न वही रहने वाला है, पैटर्न चेंज नहीं होगा. एंड वी आर होपिंग कि यार पैटर्न चेंज ना भी हो, मेन पेपर में भी आपका जो पैटर्न रहे वो सेम रहे. वी वुड होप फॉर दैट. ठीक है, तो पैटर्न हम यही कोशिश करेंगे कि वही रहे. मतलब हम क्या कोशिश करेंगे, वी वुड प्रे, वी वुड होप कि यार सेम पैटर्न रहे. तो पैटर्न एक बार डिस्कस करेंगे, पैटर्न वही रहने वाला है. और उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस पर सीधे सीधे डाइव इन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है. तो ये है क्या बेसिकली, तो हम देख रहे हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन. दिस इज पेपर 2. सो दिस इज योर पेपर 2 फॉर टर्म 2 एग्जाम्स. ईयर आप ले लीजिए 21-22. ठीक है, सो हम देखने वाले हैं फटाफट पेपर 2. देखते हैं क्या है भाई पेपर में हमारे पास. ठीक है, तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है. सबसे पहले भाई इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं जरा फटाफट. ठीक है, सो ये आपका कंप्यूटर साइंस जिसका सब्जेक्ट कोड है 083, उसका क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है फॉर टर्म 2. और ये पेपर कौन सा है? दिस इज योर पेपर 2, सैंपल पेपर 2 है ये आपके लिए. ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना देके जाएगा? सो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको अलॉट होंगे दैट इज 35. ठीक है, तो 35 मैक्सिमम मार्क्स है जो आप स्कोर कर सकते हो. ठीक है, और टाइम अलॉटेड कितना है आपको? 2 आवर्स. ठीक है, 120 मिनट्स, 2 आवर्स आपको टाइम अलॉटेड है. ठीक है, अब बेसिकली यार जिन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है, सैंपल पेपर 1 वाला नहीं देख रखा है, उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ठीक है, मतलब किस तरीके से इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, 35 मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं आपको. ठीक है, तो बेसिकली ये 35 मार्क्स आपको 3 यूनिट से मिलेंगे. ठीक है, 3 यूनिट से मिलेंगे. सबसे पहला यूनिट इज व्हाट? सबसे पहला यूनिट आपके लिए है फर्स्ट वन इज योर, मैं ही भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया. ठीक है, अब मैक्सिमम है आपका डेटाबेस से रिलेटेड. ठीक है, डेटाबेस जिसमें आपका डेटा का कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग डेटा वाला डेटाबेस का कंसेप्ट आ गया और सीक्वल आ जाएगा. ये बेसिकली 20 मार्क्स कैरी करता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, सीएन कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो 10 मार्क्स कैरी करता है. और फिर लास्ट में है डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है फिलहाल स्टैक. ठीक है, और ये करता है 5 मार्क्स कैरी. ठीक है, सो इन टोटल वी आर टारगेटिंग फॉर 35 मार्क्स. वी आर टारगेटिंग फॉर 35 मार्क्स. तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको स्कोर करने हैं दैट इज योर 35. डेटा बेस 20, कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 एंड स्टैक 5. तो बेसिकली आपको 35 मार्क्स टारगेट करने हैं. ठीक है, इस 35 मार्क्स को टारगेट करने के लिए, स्कोर करने के लिए आपके पास टाइम कितना अलॉटेड है? टाइम आपको अलॉटेड है 2 आवर्स का, विच इज 120 मिनट्स. इन टोटल 2 आवर्स 120 मिनट्स. अब देखो, मैंने जैसे आपको पहले भी बता रखा है पेपर 1 में कि ये 2 घंटे या 120 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट. एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा कि भाई पेपर बहुत लेंदी आता है. ठीक है, कंप्यूटर साइंस का पेपर बहुत लेंदी आता है, बट सिर्फ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, आंसर्स लेंदी नहीं होते हैं. क्वेश्चंस दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं. ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आधे पेज के क्वेश्चंस हो जाते हैं कभी कभार तो, बट उनके आंसर क्या होते हैं? उनके आंसर भी आधे पेज के ही होते हैं बस. ठीक है, तो क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है.
क्वेश्चंस देख के कंप्यूटर साइंस में डरना नहीं है। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आते हैं, उनके आंसर्स बस लॉजिकल होते हैं, आपको लॉजिकली आंसर करना है क्वेश्चंस को, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, एंड फॉर दैट योर 2 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 2 आवर्स बहुत होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इसमें क्वेरी जैसे क्वेश्चंस है ना, जैसे सीक्वल हमने सीखा है तो सीक्वल से रिलेटेड क्वेरीज के क्वेश्चंस, या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने स्टैक पढ़ा है तो स्टैक पे ऑपरेशंस, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट्स, या फिर न्यूमेरिकल आप कह सकते हो उनको, न्यूमेरिकल ऑल्दो दे आर नॉट न्यूमेरिकल। ठीक है, बट अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हो। ये अगर आपको लॉजिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो ये बिल्कुल आपके मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के तरीके से आ गए, जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप मैथ्स में अगर आपका क्वेश्चन है, अगर आपने परफेक्टली सॉल्व किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे ना, कोई मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहां पर भी है कि अगर आपने उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को परफेक्टली सॉल्व किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे, पर फॉर दैट यू शुड बी क्लियर विद द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे, तो यार मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, एक बार जाके उन वीडियोस को देखिए, उससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्या आप टारगेट कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीजें सीखनी है, वो मैंने आपको सिखा रखी है, तो एक बार वो वीडियोस देखिए। और अगर आपने वो वीडियोस देख रखी हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। और क्या होगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम से कम टाइम लेके मैक्सिमम मार्क्स आपको देके जाएंगे। सो 2 आवर्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट, एंड वी वुड टारगेट कि हम इसको 1 आवर 45 मिनट्स में कवर कर ले। ठीक है, और हम 15 मार्क्स को छोड़ दें अपने रिविजन पर्पस के लिए, सो दैट वी वुड टारगेट कि यार हम 105 मिनट्स में क्या करें, पेपर कंप्लीट कर दें, एंड रेस्ट 15 मिनट्स हम रिविजन के लिए छोड़ दें, सो दैट वी वुड टारगेट, एंड डेफिनेटली वी कैन अचीव दैट। ठीक है, चलो तो अब फिलहाल क्या करते हैं, जरा इंस्ट्रक्शन सेट फटाफट जरा मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस व्हिच इज ए बी सी, तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका पेपर ए बी सी। अब ये क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 टॉपिक्स आने वाले क्वेश्चंस, तो ये टॉपिक वाइज डिवाइडेड नहीं है एबीसी। ठीक है, हर सेक्शन डिफरेंट क्या है, नंबर्स मतलब लेंथीनेस कैरी करता है, जैसे कि ए वाला जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, बी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, सी जो है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, लाइक दैट। ठीक है, सो लेंथ पे डिपेंड करता है ना, डेफिनेटली लेंथीनेस आएगी तो मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, या डिफिकल्टी आएगी तो मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी एंड सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है 1 to 7, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है 8 to 10, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है 11 to 13। सो 7 questions, 3 questions and 3 questions are there। ठीक है, सो इन टोटल देयर आर 13 questions, इसमें ऑप्शनल्स नहीं है। ठीक है, मतलब 13 questions आपको अटेम्प्ट करना ही करने हैं, मतलब इन टोटल यू शुड अटेम्प्ट 13 questions। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर्स में कोई चॉइस नहीं है, आगे पढ़ेंगे चॉइस रिलेटेड भी टॉपिक, सॉरी पॉइंट। फिलहाल अगर मैं इसके मार्क्स बताऊं तो जो फर्स्ट टू 7th क्वेश्चन है, मतलब 7 क्वेश्चन जो है, दे आर गिविंग यू 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, विच मीन 7 2s are 14 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 3 marks question, and those are 3 again, 3 questions only, 8 to 10, 3 questions only, and they are carrying 3 marks each, so 3 3s would be 9. 3 3s would be 9. Then next is your 3 questions back again, 11 to 13, and these are your 4 marks question. ठीक है, 4 marks each, so 4 3s would be 12. 4 3s 12. So in total कितना हो गया भाई? So 9 2 is 11, 4 is 15, and 1 1 2 1 3, which means 35. So in total आपके कितने हो गए? 35 मार्क्स हो गए। So ये 35 मार्क्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है आपके लिए। ठीक है, सो 2 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनमें कोई चॉइसेस नहीं है, बट इंटरनल चॉइसेस रहेंगे। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 12। सो 7 8 और 12th क्वेश्चन में आपको चॉइसेस गिवन है। अब ये चॉइसेस किस तरीके से गिवन है वो समझिएगा, तो भाई ये चॉइसेस इंटरनल चॉइसेस है, मतलब 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही करना है, बट 7th क्वेश्चन में 2 चॉइस है, मतलब 7th क्वेश्चन अगर है तो 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही करना है, बट इसमें 2 चॉइस है, और लगा के 2 चॉइस दे देंगे, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, दैट वुड बी द सी। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब सिचुएशन क्या है कि भाई इंटरनल चॉइस है, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उठाया, उसमें इंटरनल चॉइस है कि यार 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। सो दैट इज द सिचुएशन। ठीक है, अब ये बेसिकली हम अटेम्प्ट जब करेंगे तब देखेंगे, तो हम तो अभी फिलहाल तो दोनों ही सर्च करेंगे, दोनों ही समझेंगे, बट यार हमें एक बात समझ में आएगी जब हम देखेंगे वो क्वेश्चंस को कि यार ये जो ऑप्शनल में क्वेश्चंस आते हैं ना, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब सेम टॉपिक में ही ऑप्शन दे देते हैं। तो बस आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो बन रहा है नहीं बन रहा, दैट्स इट। ठीक है, बाकी फिर आपको वो टॉपिक आना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे।
ठीक है, बाकी इसके ऊपर भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे आगे विद क्वेश्चन। फिलहाल फटाफट क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है और उसमें हमें क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्टैक। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई आपका आ गया है फॉर 2 मार्क्स, दिस क्वेश्चन विल गिव यू 2 मार्क्स। और ये क्वेश्चन कहां से है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका है स्टैक चैप्टर से। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक पढ़ा है हमने, तो ये बेसिकली उस डेटा स्ट्रक्चर स्टैक से क्वेश्चन है। हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ रखी है, तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो टर्मिनोलॉजी क्या है जरा वो समझते हैं पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है लिखने के हिसाब से। ठीक है, बाकी लेक्चर्स में तो हमने इसको डिटेल में समझ रखा है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी एक बार वीडियोस देखिए, क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा आपको इसका। बट एक बार जरा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली स्टैक क्या है, स्टैक एक तरीके से लीफो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, और जो आपने लास्ट एलिमेंट ऊपर डाला है वो सबसे पहले रिमूव होगा, और जो सबसे नीचे एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा। ठीक है, तो यही कुछ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, वैसा ही कुछ काम होने वाला है कि जैसे सपोज आपने इसमें डाला, जैसे हमने इससे रिलेटेड और भी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रखी है, जैसे कि टॉप हो गया, जैसे कि साइज हो गया। तो साइज मतलब होता है कि स्टैक का साइज वो कितने एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, कितने एलिमेंट्स आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, पुश कर सकते हो। तो बेसिकली सपोज मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर स्टैक की साइज है 4। अब मैंने इसके अंदर A इंसर्ट किया, मैंने इसके अंदर B इंसर्ट किया, मैंने इसके अंदर C इंसर्ट किया, मैंने इसके अंदर D इंसर्ट किया। ठीक है, अब A B C D मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब 4 थी साइज, 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए। अब अगर मैं एक और E और एलिमेंट उठा लाऊं और मैं इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करूं, तो क्या वो इंसर्ट हो पाएगा E एलिमेंट? D के बाद क्या E इंसर्ट हो पाएगा एलिमेंट इसमें? तो एक्चुअली नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भाई इसका साइज तो फुल हो चुका है और तो कुछ इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक है, फुल हो चुका है। तो बेसिकली अब ये E अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि भाई ये स्टैक खाली होना चाहिए। तो जब एक स्टैक जो भर चुका है उसमें आप एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो सिचुएशन। क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं हम ओवरफ्लो सिचुएशन। क्या कहते हैं? ओवरफ्लो सिचुएशन। तो एक स्टैक जो फुल पड़ा हुआ है, अगर आप उसमें और एलिमेंट्स इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे और वहां पे लिख के आ जाएगा ओवरफ्लो। दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरफ्लो। ठीक है, अब जैसे इंसर्शन से रिलेटेड, पुशिंग से रिलेटेड, मतलब आप पुश कर रहे हो ना एलिमेंट को, अंदर डालो, टर्मिनोलॉजी है पुश एंड पॉप। पुश मतलब इंसर्ट करना एलिमेंट को, पॉप मतलब बाहर निकालना एलिमेंट को। तो फिलहाल आप पुश कर रहे हो एलिमेंट, इसके अंदर डाल रहे हो स्टैक के। तो पुशिंग के समय अगर आपका साइज फुल हो चुका है, स्टैक फुल हो चुका है, उसमें आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो दैट वुड बी ओवरफ्लो। अब सपोज ठीक है यार, स्टैक अभी आपका फुल है तो हम इसमें भर नहीं रहे, खाली करते हैं, चलो इसको। ठीक है, खाली करते हैं तो पहले डी को खाली करेंगे तो डी बाहर आ जाएगा भाई। ठीक है, डी बाहर आ गया, डी हट गया यहां से। फिर सी खाली करेंगे, सी बाहर आ गया, सी हट गया यहां से। फिर बी खाली करेंगे, बी बाहर आ गया, बी हट गया यहां से। फिर ए खाली करेंगे, ए बाहर आ गया, ए हट गया यहां से, है ना। अब फिर से खाली करेंगे, है, अब क्या खाली करोगे भाई? अब तो खाली हो चुका है ना, खाली में से क्या खाली करोगे? तो जब एक स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ, अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कंप्लीटली एम्प्टी, क्या क्या मतलब हुआ? एम्प्टी हो गया। ठीक है, अगर एक स्टैक एम्प्टी हो गया, उस सिचुएशन में अगर आप पॉपिंग करोगे, पॉप करोगे एलिमेंट को, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट? दिस सिचुएशन इज नोन एज अंडरफ्लो। This situation is known as what? This situation is known as underflow. तो बहुत बेसिक सा मीनिंग है, मीनिंग पता है तो उसको डिफाइन आप खुद कर ही लोगे। तो what is overflow? Overflow means when we are trying to insert an element in an already filled, completely filled stack. तो एक stack अगर completely filled है, उसमें अगर आप एक element insert करोगे, push करोगे, so that would be known as what? That would be known as overflow situation. And if you have a stack and you are popping elements from that, and if you try to pop an element from an empty stack, एक खाली स्टैक में से अगर आप एलिमेंट को पॉप करने की कोशिश करोगे, इफ यू विल ट्राई टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट? दिस सिचुएशन इज नोन एज अंडरफ्लो सिचुएशन। ठीक है, खाली स्टैक में से एलिमेंट को पॉप कर रहे हो, दैट इज अंडरफ्लो सिचुएशन। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया है। तो हमेशा ये आपको बना के आना है। ठीक है, और अगर इसको समझने की कोशिश करें डेफिनेशन वाइज, तो ये कुछ डेफिनेशन है। सो ओवरफ्लो, अ स्टैक इज फुल व्हेन नो मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू इट। ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू अ फुल स्टैक रिजल्ट्स इन एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। ठीक है, सेम गोज फॉर अंडरफ्लो। वी कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम अ स्टैक अंटिल इट इज एम्प्टी, दैट इज देयर इज नो एलिमेंट इन इट।
trying to delete an element from an empty stack results in an exception called underflow. Situations बना के आनी है. Overflow मतलब हो गया stack आपने full दिखा दिया, और इसमें अगर आप एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ओवरफ्लो, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज एन एक्सेप्शन. उसी तरीके से सपोज एक स्टैक खाली पड़ी हुई है, ठीक है, इस स्टैक में से आप कुछ भी एलिमेंट को पॉप करने की कोशिश करो, यहाँ लिख भी देना दिस इज पुश, ठीक है, और यहां लिख देना स्टैक फुल, यहां पे लिख भी दीजिएगा स्टैक इज फुल, ठीक है, फुल स्टैक में पुश करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज नोन एज ओवरफ्लो, ठीक है. दिस इज एम्प्टी स्टैक, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्टी स्टैक, ठीक है. इसमें से जब आप पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अंडरफ्लो सिचुएशन. अंडरस्टूड? तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो समझ में आ गया, व्हाट इज ओवरफ्लो, व्हाट इज अंडरफ्लो. आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है. व्हाट इज अंडरफ्लो, व्हाट इज ओवरफ्लो, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो सिचुएशन क्लियर है. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो दैट वाज बेस्ड ऑन योर चैप्टर स्टैक, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, अंडरफ्लो ओवरफ्लो. Let's move to the next question, second question. So second question is this. So identify the following device. Okay, देखो अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है ना, कितना बड़ा सा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, बट है बहुत छोटा सा क्वेश्चन भाई. सिंपल सा आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द डिवाइस. आपको सिर्फ डिवाइस पहचाननी है, सिर्फ नाम बताना, एक्सप्लेन नहीं करना है. दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको सिर्फ डिवाइस का नाम बताना है क्या है, ठीक है. तो यार इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आए कि यार इसका कौन सी डिवाइस है, बट फिर भी इस पेपर इस क्वेश्चन को खाली छोड़ के मत आना. मतलब ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको खाली नहीं छोड़ा जाता कभी भी, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एमसीक्यूज थोड़ी हो रहे हैं यार, पेपर एमसीक्यूज थोड़ी हैं हमारे, ठीक है. और बल्कि एमसीक्यूज भी हो तो हमारी नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना यार हमारे सिलेबस. मतलब अगर हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई सिचुएशन. हमें क्या है, अगर सही होगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं सही है कोई बात नहीं भाई, जीरो तो खाली देने पे भी जीरो ही मिलना है, कुछ दे दोगे तब भी जीरो ही मिलेगा. तो इनमें एटलीस्ट आपको डिवाइसेस के नाम पता है ना, एटलीस्ट आपको पता है ना स्विच होता है, हब होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, ठीक है, फिर मॉडेम होता है, ठीक है. ये सब डिवाइसेस के नाम तो पता है ना, तो कोई ना कोई डिवाइस का नाम जरूर लिखाना, ठीक है. अब ये कैसे पहचाने कि भाई इसी का ना बात हो रही है, भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल नोड्स, तो नेटवर्क से बात हो रही है, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से. और डिवाइस हमने कंप्यूटर नेटवर्क में ही तो पढ़ रखा है, और कहाँ डिवाइस पढ़ रखा है हमने, कंप्यूटर नेटवर्क से ही पढ़ रखा है ना. तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से, आपका कंप्यूटर नेटवर्क से ही है, और डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. तो भाई डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आपको करना क्या है, मतलब ठीक है अगर आपको नहीं आता तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना. एक्चुअली दैट इज अ प्रॉब्लम, बट ठीक है. करना क्या है भाई, पूरे डिवाइसेस पे बेस्ड वीडियोस मैंने रिलीज कर दिए हैं, ठीक है. पूरे डिवाइसेस, हर डिवाइस को इंडिविजुअली मैंने डिटेल में समझाया है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो वीडियो देख के आइए, उससे आपको उस पर्टिकुलर चीज का कंप्लीट आइडिया पड़ जाएगा. तो एक बार वो वीडियो जरूर देख के आइए, ठीक है, अगर आपको डिवाइसेस नहीं पता है तो. कंप्यूटर डिवाइस से, नेटवर्क डिवाइस से क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट्स सेवरल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट्स द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली टू इंटेंडेड नोड्स, ठीक है. सो एक इंटेलिजेंट डिवाइस, अब इंटेलिजेंट डिवाइस कौन होता है भाई, तो जो सेलेक्ट कर सके कि पैकेट को कहां भेजना है, ठीक है. सो एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट्स सेवरल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क. तो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए अलग अलग नोड को, ये नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया, नोड 4 हो गया, इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक सेंट्रल पॉइंट से, एक डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है. एंड रीडायरेक्ट्स द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इन ओनली टू इंटेंडेड नोड्स. तो अगर सपोज यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो जिस भी नोड पे जाना है सिर्फ उसी को जाए वो इंफॉर्मेशन. ये कौन करता है कि इंटेलिजेंट डिवाइस, दो ही होते हैं कनेक्शन वाले, हब होता है, स्विच होता है, बट इंटेलिजेंट डिवाइस चाहिए. तो इंटेलिजेंट डिवाइस कौन हो गया भाई, स्विच हो गया. क्योंकि हब की ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई हब की ये प्रॉब्लम है कि कनेक्ट तो कर देगा, नेटवर्क तो एस्टैब्लिश कर देगा, जितने भी अलग अलग नोड्स हैं उनको आपस में एक पॉइंट पे कनेक्ट तो कर देगा, बट दिक्कत ये है कि यार वो अगर आपने उस हब को कोई भी इंफॉर्मेशन दी वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, वो जितने भी उससे डिवाइसेस कनेक्टेड है सबको सेंड कर देगा इंफॉर्मेशन. प्रॉब्लम है ना, बस यही दिक्कत है, ठीक है. तो स्विच इज दैट ओनली डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, जिसमें अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करी तो अब वो स्मार्टली ये डिसीजन ले सकता है कि हाँ हमें जो ये इंफॉर्मेशन है ये इस पॉइंट पे पहुंचानी, ये इंफॉर्मेशन उस पॉइंट पे पहुंचानी. तो ये जो क्या कहते हैं चॉइस, ये जो डिसीजन है इंटेलिजेंट, ये स्विच ले सकता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट इज अ डिवाइस दैट रीजनरेट्स एम्पलीफाइज द रिसीव्ड सिग्नल एंड रीट्रांसमिट्स इट टू इट्स डेस्टिनेशन. तो यार ये तो सीधे सीधे आपको क्या कह रहा है, डेफिनेशन ही बता रहा है. एक डिवाइस जो रीजनरेट करे, ठीक है, एम्पलीफाई करे, रीजनरेट करे, उसको क्या कहते हैं भाई, रिपीटर कहते हैं ना. जो रीजनरेट करे या फिर एम्पलीफाई करे क्या कहते हैं,
रिपीटर कहते हैं। देखो रिपीटर का काम और जगह भी आता है, और जगह भी रेपिटेशन का काम होता है, रिपीटर का काम होता है, ठीक है, बट उसमें उसके और एडिशनल टॉपिक्स भी बताएंगे। मतलब रिपीटर का वो एक काम करता है बट बेसिक पर्पज उसका रिपीटर का नहीं है। जैसे कि ब्रिज हो गया, ब्रिज एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो रिपीटर का काम करता है। यही जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ये काम करता है ब्रिज, बट ब्रिज का मेन काम वो है क्या, नहीं। ये काम जो है ये तो रिपीटर भी कर सकता है। ब्रिज का मेन काम क्या है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना जो सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अ डिवाइस दैट रीजनरेट्स एम्पलीफाइज द रिसीव्ड सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू इट्स डेस्टिनेशन इज नोन एज रिपीटर। तो फर्स्ट डिवाइस क्या हो गया, स्विच हो गया, दूसरा डिवाइस क्या हो गया, रिपीटर हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट इज स्विच, नेक्स्ट इज रिपीटर। तो स्विच एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, मतलब स्विच से क्या होगा, बीच में एक आपका क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं और इससे आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो इससे। रिपीटर क्या है, टू पोर्ट डिवाइस है, मतलब यहां से इसको सिग्नल मिलेगा, यहां से इसको ये एम्पलीफाई करके रीसेंड कर देगा, ठीक है। तो ये टू पोर्ट डिवाइस है, ठीक है। तो स्विच और रिपीटर क्लियर हुआ। आई होप स्विच और रिपीटर समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप स्विच एंड रिपीटर समझ में आ गया होगा। सो ठीक है। सो अब ये जो क्वेश्चन था बेसिकली 2 मार्क्स का था, बट दैट इज डिवाइड अमंग 2 मोर क्वेश्चंस, 2 पार्ट्स विद ईच कैरिंग 1 मार्क, ठीक है। सो दिस फर्स्ट पार्ट विल गिव यू 1 मार्क, दिस सेकंड पार्ट विल गिव यू 1 मार्क। इन टोटल दिस क्वेश्चन विल रिवॉर्ड यू विद 2 मार्क्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन सेज अमित wrote the command to create a table student as, okay। अमित ने एक कमांड लिखी टू क्रिएट अ टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए अमित ने क्या किया, एक कमांड लिखी। अब कमांड क्या है देखिए, तो कमांड इज क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। चलो बढ़िया लिखा है, सही लिखा है इसने, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, फिर इसने पैरेंथेसिस लगाए हैं, ठीक है। कॉलम का नाम लिखा है रोल नंबर विच इज इंटीजर, फिर नेम कॉलम का नाम है varchar 20, मार्क्स है कॉलम का नाम, फ्लोट उसका डेटा टाइप है और 8,2 स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट डज 8,2 मीन है। अब यहाँ पे जो 8,2 है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो यार ये आपको बता रखा है क्या होता है, साइज होता है, डेटा साइज होता है। बट यहाँ पे साइज का क्या मतलब बेसिकली, तो यहाँ पे फ्लोटिंग में, जैसे सपोज हम कैर वैर कैर में साइज लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैर में वैर कैर में लिखा हुआ है ना, तो जब हम कैर में वैर कैर में लिखते हैं तो यहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ बाइट्स। जैसे मैंने लिखा है पे 2, मतलब क्या 2 बाइट्स ले सकते हो। मैंने सपोज लिखा वैर कैर, ठीक है, सपोज जी नहीं है सी है, वैर कैर, और मैंने यहाँ लिखा 3 सपोज, तो ये 3 हो गया, 3 बाइट्स ले सकता है, ठीक है। बट फ्लोट में तो 2 आ गया भाई, 8,2। अब इसका क्या मतलब है, फ्लोट में तो आ गया 8,2, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है टोटल 8 होने वाले, साइज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल साइज 8 होने वाले हैं। और जो डेसिमल पॉइंट है वो कोई यहाँ पे लगा होगा, और इसके राइट में 2 प्लेसेस अलाउड है, लेफ्ट में इतने प्लेसेस अलाउड है। समझ में आया, मतलब क्या कि 8 रिप्रेजेंट करता है टोटल साइज को, टोटल साइज को, और 2 रिप्रेजेंट करता है आपको क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज आफ्टर डेसिमल्स। सो डेसिमल्स के बाद कितनी वैल्यूज अलाउड है, वो 2 ये स्पेसिफाई करता है, 8 करता है टोटल साइज। सो दैट इज व्हाट फ्लोट में 8,2 मतलब रखता है। अब ये क्वेश्चन कहां से है बेसिकली, किस चैप्टर से है, तो ये चैप्टर है आपका सीक्वल, ठीक है, मतलब डेटाबेस वाला चैप्टर, जिसमें सीक्वल के बारे में हमने डिटेल में चीजें पढ़ रखी हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहां से है, ये डीडीएल कमांड से, क्रिएशन ऑफ टेबल्स है ना, डीडीएल कमांड से। लगेगा पहले में कि उसी का क्वेश्चन, बट उसका नहीं है ये डीडीएल कमांड का क्वेश्चन थोड़ी है। ये आपसे क्रिएट थोड़ी करवा रहे हैं टेबल की, या फिर उससे रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, नहीं ना, ये पूछ रहे हैं आपसे इस पे क्वेश्चन, मतलब ये डेटा टाइप का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, डेटा टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको ये डेटा टाइप समझना है, डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप्स पे सेपरेट वीडियो बना रखी है। सारे डेटा टाइप्स हमारे पास बेसिकली क्या क्या हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, डेट एंड टाइम हो सकता है, और स्ट्रिंग हो सकता है। ये डेटा टाइप्स आपके पास क्या एग्जिस्ट करते हैं, माइस्क्यूएल में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें और अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि अगर मैं नंबर की न्यूमेरिक की बात करूं तो इंट है, लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट है, ठीक है। तो वो सब कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में डिटेल में आपको समझा रखा है, तो एक बार वो वीडियोस देख के आइए, ठीक है। आपको ये डेटा टाइप बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 8,2 का क्या मतलब है, ठीक है। एक बार जरा इनका आंसर देख लेते हैं क्या है। So answer says while specifying float columns
इन अ टेबल द विड्थ एंड द नंबर ऑफ डेसिमल्स हैव टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो जब आप फ्लोट कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपको विड्थ और नंबर ऑफ डेसिमल्स अलाउड मतलब स्पेसिफाई करना जरूरी है। हियर 8 इज द टोटल विड्थ, तो 8 टोटल विड्थ है, जैसे मैंने आपको बताई टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं, टोटल विड्थ है। एंड 2 इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर द मार्क्स कॉलम, और 2 क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, मतलब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज लानी है ये वो है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज आने वाली हैं वो आप सेकंड पार्ट को स्पेसिफाई कर रहे हो, मतलब 2 आप उससे स्पेसिफाई कर रहे हो, और 8 आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि टोटल साइज क्या होने वाला है। ठीक है, सो 8 आप स्पेसिफाई कर रहे हो टोटल साइज क्या होने वाला है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत इजी था। एंड आफ्टर आंसरिंग दिस क्वेश्चन दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 2 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, बट देखो आंसर छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत बड़ा नहीं है। राइट, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन, what are the aggregate functions in SQL and that is again carrying 2 marks। तो बेसिकली पूछा जा रहा है भाई aggregate functions क्या होते हैं। ठीक है, सो aggregate functions और इनके बहुत सारे नाम भी हैं भाई aggregate के अलावा, which is group by function, इसको group by function भी कहते हैं। ठीक है, group by functions। तो बेसिकली क्या है यार, देखो एक हमने पढ़ रखा है, 2 टाइप के फंक्शंस हमने पढ़ रखे हैं, सिंगल रो फंक्शंस और मल्टी रो फंक्शंस। ठीक है, बेसिकली ग्रुप बाय फंक्शंस मल्टी रो फंक्शंस ही हैं, मतलब इनको हम मल्टी रो फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मल्टी रो फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय फंक्शंस, मल्टी रो फंक्शंस। अब बेसिकली कहानी क्या है, तो भाई बहुत सिंपल सी कहानी है। हमने क्या पढ़ा है इससे पहले, सिंगल रो फंक्शंस पढ़े। सिंगल रो फंक्शंस क्या पढ़े हमने पढ़ा हुआ है कि यार अगर सपोज आपको कोई भी एलिमेंट दे के रखा है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे टेबल है जिसमें एक कॉलम है, ये सपोज C1 कॉलम है जिसमें अलग अलग रो है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, अलग अलग रो है 1 2 3 4। अब बेसिकली आप ये चाहते हो कि यार हर रो में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, मतलब सपोज मैं कहूँ अपर केस हो जाए, लोअर केस हो जाए, टाइटल केस हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो कंटेंट है उसमें जितने भी अल्फाबेट्स है अपर केस में चला जाए, इसमें जहाँ भी कंटेंट है वो अपर केस में चला जाए, यहाँ पर भी अपर केस में चला जाए, यहाँ पर भी अपर केस में चला जाए। कंटेंट पे मैं कोई ऑपरेशन हर रो पे लगाना चाहता हूँ, तो अगर मैं कोई भी मतलब हर रो पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो वो होता है सिंगल रो फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय फंक्शंस या मल्टी रो फंक्शंस क्या होते हैं, वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को कंबाइन करके, मतलब कुछ पर्टिकुलर रोज को कंबाइन करके, जैसे मैंने कहा इन दोनों रोज को ग्रुप कर लो, इन दोनों रोज को ग्रुप कर लो, और ग्रुप करके कुछ आंसर रिटर्न करते हैं, उनको कहते हैं ग्रुप बाय फंक्शंस। अब ये ग्रुप हो सकता है कुछ पर्टिकुलर रोज को मिला के बने, या जितनी भी रोज है सबको मिला के मिल जाए। ठीक है, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हो और ग्रुप बाय कमांड के साथ भी रन कर सकते हो, एक कंडीशन पे बेस्ड आप ग्रुपिंग करने के बाद भी ग्रुप बाय फंक्शंस रन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, देखो यार एग्जांपल देना मत भूलना इसके। तो जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है, मैक्स हो सकता है, मिन हो सकता है। तो ये सब एग्रीगेट फंक्शंस हैं, हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़ रखे हैं, वो सब आप यहाँ पे एग्जांपल में दे सकते हो आफ्टर एक्सप्लेनिंग एग्रीगेट फंक्शंस। आई होप आपको एग्रीगेट फंक्शन समझ में आ गया होगा कि जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सपोज एक ऐसा कॉलम है ना, जैसे सपोज कॉलम 1 है, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इन सारे जितने भी रोज हैं इन सबका सम, 1 + 3 + 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सम लगाओगे, तो सम ऑफ C1, ठीक है, C1 का सम निकालना है मुझे। तो अभी बेसिकली जो सम है ये किस टाइप का फंक्शन है, ये एग्रीगेट फंक्शन है। क्यों एग्रीगेट फंक्शन है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ रोज पे ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ रोज का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो और उस कॉम्बिनेशन पे आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो विच इज समेशन, कि इनकी जितनी भी वैल्यूज है सबको सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, समेशन आप कर रहे हो। ठीक है, मल्टीपल रोज पे लगता है। ठीक है, जरा एक बार देखते हैं डेफिनेशन क्या है भाई एग्रीगेट फंक्शंस की। सो एग्रीगेट फंक्शंस aggregate function is a function where the values of multiple rows are grouped together as input on certain criteria to form a single value of more significant meaning। तो क्या सीन है भाई, एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन है जहां पे वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रोज, बहुत सारी रोज में से जो वैल्यूज है उनको ग्रुप करते हैं हम आपस में, ग्रुप टुगेदर करते हैं। ठीक है, एज इनपुट ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया, किसी भी क्राइटेरिया पर परफॉर्म करके, टू फॉर्म अ सिंगल वैल्यू ऑफ मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग। अब इससे आप एक आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हो जिसके मीनिंग और ज्यादा होता है।
ठीक है। सम एग्रीगेट फंक्शंस यूज्ड इन सीक्वल आर सम एक क्या कहते हैं आपका सम क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज एक एग्रीगेट फंक्शन है, मिन एक एग्रीगेट फंक्शन है और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है। सो एग्रीगेट फंक्शंस आर बेसिकली नथिंग बट बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस एक ऐसे फंक्शंस हैं जो ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हैं और उनसे वो एज एन इनपुट लेते हैं और उससे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एग्जांपल देना मत भूलिएगा, एग्जांपल देना इज वेरी सफिशिएंट, मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सब एग्जांपल देना मत भूलिएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये था भाई आपका फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपने आंसर कर दिया मतलब एग्जांपल दे दिया, ठीक है, एग्जांपल दे दिया और डिफाइन कर दिया तो 2 मार्क्स दे देगा। एग्जांपल के 1 मार्क, ऑल्दो लिखा नहीं हुआ है। अब ये चीज, ये ट्रिक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि यू नीड टू गिव द एग्जांपल ऑफ एन एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, दैट इज नॉट रिटन, बट ऑलवेज ट्राई कि किसी भी अगर क्वेश्चन में एग्जांपल दे सकते हो आप तो बिल्कुल दीजिए, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्रीगेट फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन 1 नंबर दी गई है डेफिनेशन को, और जो एग्जांपल्स हैं वो क्या करे गए हैं, उसको एक नंबर दिया गया। तो एग्जांपल दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, डेफिनेशन दोगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा। तो इन टोटल आपको 2 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको एग्रीगेट फंक्शन समझ में आ गया होगा। दैट वाज योर 4th क्वेश्चन। इसके बाद द नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन। व्हाट इज योर 5th क्वेश्चन? ओके, तो 5th क्वेश्चन सेज what will be the output of the following query on the basis of employee table? ओके, तो इस एम्प्लॉय टेबल्स की बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट स्लाइड में होंगी उसका आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं विच इज एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी, और 4 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं विच इज 4 रोज देखने को मिल रही है विच इज E01, E02, E03 एंड E04। ये क्या है? 4 रोज हैं जिनकी वैल्यूज है सिया, जॉय, एलन एंड नीव, ठीक है, जिसकी सैलरी दे रखी है 54,000 नल, 32,000 एंड 42,000, ठीक है। तो ये वैल्यूज दे रखी है। तो इस तरीके से कुछ क्या चलने वाला है आपका, इस तरीके से कुछ आपकी कहानी चल रही है, ठीक है। क्वेरी करेंगे, अब इसका आंसर देंगे क्वेश्चंस का। क्वेरी देखते हैं क्या है। सो क्वेरी इज सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट से नहीं रीड करना है, फ्रॉम से रीड करना है हमेशा। सो फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यार टेबल तो एक ही है। अब जब मल्टीपल टेबल्स होती है ना तब उनको ज्वाइन वगैरह कर रहे होते हैं तो तब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे कुछ ज्वाइन वाइन नहीं कर रहे हैं हम, तो सीधे सीधे हम एक पर्टिकुलर टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं और उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। सो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय जहाँ पे एक कंडीशन डाल रखी है वेयर एम्प्लॉय आईडी इज E02, एम्प्लॉय आईडी E02 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल है ना, एम्प्लॉय टेबल जहाँ पे E02 होना चाहिए आपका एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी इज E02 हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना क्या है हमें बेसिकली, तो सॉरी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना क्या है, तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है E02 जहाँ पर है, हमें सैलरी प्लस 100 करना है। सैलरी में 100 वैल्यू ऐड कर देनी है, तो सैलरी क्या है भाई, सैलरी, ओके, सैलरी इज नल। अब यही कहानी चेंज हो जाती है भाई। नल एक ऐसी क्वांटिटी है, मतलब वैल्यू भी नहीं बोल सकता मैं, क्वांटिटी एक ऐसी है जिसमें आप कुछ भी ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, नल ही आंसर आने वाला है। नल से टकराओगे तो नल ही बन जाओगे, है ना, नल से टकराओगे तो नल ही बन जाओगे। तो यही चीज यहाँ पर भी है। तो नल में अगर आप 100 ऐड करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको आंसर नल ही मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेरी का अगर मैं आंसर कहूँ तो फर्स्ट क्वेरी का आंसर हो जाएगा आपका नल, फर्स्ट क्वेरी का आंसर हो जाएगा नल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पार्ट सेलेक्ट नेम, ओके, सेलेक्ट पे नहीं चलना है अपने को, फ्रॉम पे चलना है पहले। फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय से सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है। और एम्प्लॉय से क्या सिलेक्ट करना है, देखो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज E04, तो एम्प्लॉय आईडी जहां E04 होता है, एम्प्लॉय आईडी E04 इज हेयर। तो जहां एम्प्लॉय आईडी E04 है वहां से हमें इस एम्प्लॉय टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज E04। तो E04 एम्प्लॉय आईडी में सब करना क्या है जरा वो तो देख ले पहले। तो एम्प्लॉय E04 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें इसमें से क्या करना है, नेम को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट नेम, तो नेम कॉलम सेलेक्ट कर देना है बस। इसमें से इस पर्टिकुलर रो में से नेम कॉलम सेलेक्ट कर देना है विच इज नीव। तो इसका आंसर क्या हो गया, नीव, NEEV, NEEV। तो इसका आंसर क्या हो गया, नीव। तो पहले का नल, दूसरे का नीव, ठीक है, नल नीव। चलो, तो क्वेश्चन का आंसर इज फर्स्ट का इज नल, सेकंड का इज नीव। अब ये ब्लैंक किस लिए छोड़ा गया है, तो यार वो जो फॉर्मेट जिस तरीके से आउटपुट होता है वो करा गया, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो नील एंड नीव, ठीक है, चलो क्लियर है। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपको नाम आता है जो भी आप क्वेरी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी आप क्वेरी कर रहे हो ना वो नाम लिख के आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम का नाम लिखते हो ना आप, चलो बढ़िया। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर 5th क्वेश्चन। इसके हमने 2 पार्ट सॉल्व करे, दोनों पार्ट वाज ऑफ 1 मार्क्स और इन टोटल आपको 2 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। सो ये टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 6th क्वेश्चन। सो दिस इज योर 6th क्वेश्चन,
Now what is the sixth question? ठीक है, तो sixth question says what is the default value of a host when connection is established between the MySQL database and Python. ठीक है, तो MySQL थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, this would be MySQL, ठीक है। सो MySQL डेटाबेस और पाइथन के बीच में जब भी आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, सो डिफॉल्ट वैल्यू होस्ट की क्या होती है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन है, तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही क्वेश्चन है, बट ये उस वाले पार्ट से है जिसमें आप डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करना सीखते हो, ठीक है। जब आप डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करना सीखते हो, ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो तो होस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो होस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है लोकल होस्ट, ठीक है, बता रखा है आपको, राइट। तो क्या होती है, लोकल, समझ में आया। सो दैट इज लोकल होस्ट, ठीक है। और सो MySQL से कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर लोकल होस्ट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ होस्ट, ठीक है। ओके, सेकंड बैग है, चलो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच मेथड रिटर्न्स द नेक्स्ट रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट एज टपल। तो नेक्स्ट रो को रिटर्न करने के लिए, सपोज आपने एक रो रिटर्न कर लिया है, कर्सर में से एक रो रिटर्न कर लिया है, अब आपको नेक्स्ट रो रिटर्न करनी है, तो क्या यूज करते हो, यू यूज फेच वन, यू यूज व्हाट, यू यूज फेच वन। और फेच ऑल यूज करेंगे तो सारी रोज रिटर्न हो जाएंगी। फेच ऑल हम यूज करते हैं सारी रोज रिटर्न करने के लिए, फेच वन हम यूज करते हैं एक रो रिटर्न करने के लिए। अब इसका हमने बेसिकली डिस्कशन कर रखा है कि आप देखो क्वेरी कर सकते हो कहीं से भी, मतलब आप सपोज आप MySQL का सर्वर ऑन कर सकते हो या वर्कबेंच पे जाके तो क्वेरी कर ही सकते हो डेटाबेस में से, पर आप पाइथन में से भी कर सकते हो। कैसे, पाइथन आपको कुछ कनेक्टर्स ऑर्डर कर ये वो करता है, क्या कहता है, आपको अवेल कराता है, ठीक है, अवेलेबल होता है आप लोगों के लिए कनेक्टर्स कुछ, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप MySQL को पाइथन से लिंक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL.connector, फिर आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, कनेक्शन आपने एक बार स्टैब्लिश कर लिया, फिर आपको कर्सर बनाना पड़ेगा, उस कर्सर पे आपको एक क्वेरी रिटर्न करनी पड़ेगी, मतलब आप सिलेक्ट स्टार कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम विच एवर टेबल यू वांट, आप एक क्वेरी रन करिए और फिर क्या करो, आप फेच वन या फेच ऑल करके आप एक एक रो, तो एक एक रो आप रिटर्न करा सकते हो। तो अगर आपको एक एक रो रिटर्न करेंगे तो फेच वन यूज करना है, सारी रोज करानी है तो फेच ऑल यूज करोगे, ठीक है। सो फेच वन रिटर्न्स द नेक्स्ट रो फ्रॉम द रिजल्ट एज अ टपल, इफ देयर आर नो मोर रोज टू रिट्रीव, नन इज रिटर्न। तो फेच वन एक ऐसा कमांड है जो बेसिकली नेक्स्ट रो को टपल के फॉर्म में आपको रिटर्न करके देता है, और अगर उसके आगे नेक्स्ट कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये आपको नन रिटर्न करके देता है। सो दैट इज द रोल ऑफ व्हाट, दैट इज द रोल ऑफ फेच वन, ठीक है। बाकी लोकल होस्ट जो है डिफॉल्ट वैल्यू है किसकी, होस्ट की, ठीक है, जब आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर MySQL, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, जब आप पाइथन को की कनेक्टिविटी आपने सीखी है MySQL के साथ, कि किस तरीके से हम पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं MySQL के साथ, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, दोनों वाज ऑफ 1-1 मार्क, ठीक है, दोनों क्वेश्चन वाज ऑफ 1-1 मार्क, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू 2 मार्क्स, ठीक है। तो इन कंबाइंड 1 + 1 विल गिव यू 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका 6th क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन, विच इज दिस वन, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोनिता वांट्स टू स्टोर द डेटा ऑफ सम प्रोडक्ट्स इन अ टेबल प्रोडक्ट एज फॉलोज। तो टेबल है प्रोडक्ट नाम की एक टेबल है, इस प्रोडक्ट टेबल में रोनिता को कुछ डेटा स्टोर करना है, ठीक है, कर लिया उन्होंने डेटा स्टोर, वेल एंड गुड, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या कंडीशन है, नेक्स्ट है शी ऑल्सो वांट्स टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड मैनिपुलेशंस ऑन द टेबल, हेल्प हर टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो रोनिता है जिन्होंने ये टेबल बनाई है, which is given here, ये टेबल बनाई है जिसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 कॉलम्स आर देयर, P नंबर, P नेम, क्वांटिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और फिर 5 रोज हैं विच इज P01, P02, P03, P04, P05, पेंसिल, इरेजर, बुक, नोटबुक, कलर, 25, 16, 5, 15, 10, 20, 20, 9, 5, 1, 19, 19, 9, 11, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2004, 3, 2016, 12, 11, 2015, 2, 4, ये डेटा है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, मैनिपुलेशंस करे हैं, उस हिसाब से हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो क्या है, ये 7th क्वेश्चन आ गया भाई, याद हो 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था इंटरनल चॉइस होगी, और इंटरनल चॉइस मिल गई हमें, ठीक है। तो 7th में इंटरनल चॉइस है। अब इंटरनल चॉइस कैसी है, तो देखो अब यहाँ पे देखना, कंफ्यूज मत होना, क्या है बीच में और लगा हुआ है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बीच में और लगा हुआ है। तो बेसिकली सिचुएशन क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि सर ये क्वेश्चन आंसर करना है और इन दोनों में ऑप्शन है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कैसे पहचानेंगे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का नंबर देख के 1 2 1 2, मतलब व्हाट दे आर आस्किंग कि या तो आप ये पूरा सेट अटेम्प्ट कर लो या फिर ये पूरा सेट अटेम्प्ट कर लो,
मतलब अगर आप ये सेट या ये सेट अटेम्प्ट करके आओगे तो अगर इसमें दोनों पार्ट सही होंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें दोनों पार्ट सही होंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट किया जिसमें से एक सही है तो उसी के मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने शफल करके आ गए तो सिर्फ एक ही को करेक्ट किया जाएगा, दूसरे को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शनल में एक ही चेक होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो यू शुड इंश्योर कि आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें दोनों क्वेश्चन आते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं अगर पहले वाले पार्ट का आंसर क्या है, मतलब पहले क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तो देखें क्वेश्चन क्या है। The default date format in which date has to be stored in MySQL। ओके, MySQL में जो डेट स्टोर होती है उसकी डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, सो डेट स्टोर करने के लिए जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो क्या है, जरा इसमें हम आंसर लिखते हैं। यहाँ पे ये रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का सबसे पहले क्या फॉर्मेट होता है डेट स्टोर करने का, तो वो होता है 4 वाइस फिर MM और DD, ये फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द फॉर्मेट। Second part, which command she can use to add a new column to the table। तो किस कमांड का ये यूज कर सकती हैं to add a new column to the table। तो हम बेसिकली क्या कहेंगे कि अगर नया कॉलम ऐड करना है so she need to use what, alter table, alter, तो पूरा सिंटेक्स लिखाइए, alter table, table name, ठीक है, add column, ऐड कॉलम, और जो कॉलम की डेफिनेशन है वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो ये पहले पार्ट हो गए, पहले दोनों पार्ट हो गए। अब और पे चलते हैं इन दोनों पे। सजेस्ट हर अ प्रॉपर डेटा टाइप फॉर द पी नेम कॉलम। ओके, पी नेम कॉलम के लिए इनको एक प्रॉपर डेटा टाइप जानना है। पी नेम के लिए, पी नेम क्या है भाई, देखो पी नेम ये रहा जिसमें नाम स्टोर्ड है, पेंसिल, इरेजर, कैर, बुक, नोटबुक एंड कलर। अब यहाँ पे दो डेटा टाइप आप ले सकते हो, या तो कैर या तो वेर कैर। ठीक है, बट यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कैर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है अब ये नाम हो सकता है कुछ बहुत छोटे हो, बुक हो गया, ठीक है, आपकी पेंसिल हो गई, कलर हो गया, और नोटबुक हो गई, बड़ा नाम हो गया। तो क्या है, बाइट्स वेस्ट होती है अननेसेसरी की। तो अगर आपको स्पेस नहीं वेस्ट करना है, बचाना है, सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप यहाँ वेर कैर यूज करिए। तो वेर कैर या कैर आप दोनों यूज कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको हमेशा वेर कैर यूज करना चाहिए स्ट्रिंग्स के साथ जब भी वेरिएबिलिटी, जैसे कि नाम हो गया, वेरिएबिलिटी है ना, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, तो यू शुड यूज वेर कैर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और डाल के कहूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विल बी वेर कैर, बट कैर भी सही है, कैर भी आप लिख सकते हो, स्ट्रिंग कैर भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज शी इज कंफ्यूज्ड वेदर शी हैज टू यूज द कॉलम क्लॉज विद द ऑल्टर टेबल कमांड टू ऐड अ कॉलम टू द टेबल, व्हाट शुड शी डू। भाई इन्होंने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया है। शी इज कंफ्यूज वेदर शी हैज टू यूज कॉलम क्लॉज विद द ऑल्टर टेबल कमांड। ठीक है, तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए, टू ऐड अ न्यू कॉलम, तो नया कॉलम ऐड करने के लिए टेबल में ऑल्टर टेबल का यूज करना होता है, खुद ही इन्होंने कह दिया है। इसका तो आंसर आपको यहीं से मिल गया। तो पढ़ना हमेशा, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पूरे पढ़ोगे ना, सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ। भाई ये बहुत होगा, बहुत होता है ये चीज कि क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छुपा होता है, उसी क्वेश्चन में नहीं तो किसी और क्वेश्चन में। जैसे यहीं पे देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने यहाँ दे दिया। ठीक है, चलो पहले जरा इस क्वेश्चन के आंसर का बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ऑल्टर टेबल, जब आप नया कॉलम ऐड करते हो तो जो कमांड लिखते हो इसमें जो कॉलम लिखा है, ये जरूरी है क्या कॉलम लिखना? तो ये आपको बता रखा है भाई, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑप्शनल होता है, आपके ऊपर है, आप लिखना चाहो या ना लिखना चाहो। लिखते हो तो और ज्यादा उसको सिग्निफिकेंट, जो यूजर उसको रीड कर रहा है उसको समझ में आता है, बट कंपाइलर के लिए या जो सीक्वल का सर्वर है उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आप लिखो ना लिखो उसका एक ही मतलब है उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शनल होता है। तो इस तरीके से हमने पहले दोनों पार्ट्स इसके आंसर कर लिए, राइट। तो आप ये दोनों पार्ट्स को, मतलब इन दोनों में से कुछ भी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार जरा आंसर्स मैच कर लेते हैं इसके। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट MySQL स्टोर्स डेटा इन 4y mm and dd फॉर्मेट। तो 4y mm dd, 4y mm dd, राइट। चलो नेक्स्ट इज द ऑल्टर कमांड कैन बी यूज टू मेक एनी चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो ऑल्टर कमांड हम यूज करते हैं, इन्होंने पूरा सिंटेक्स ही नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ ऑल्टर लिखा, मतलब सेकंड वाले पार्ट से आंसर चुराया है बस इन्होंने। ठीक है, सो ऑल्टर कमांड कैन बी यूज टू मेक एनी चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। तो ऑल्टर कमांड का हम यूज करते हैं टू मेक एनी चेंजेस टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ऐड कॉलम के लिए हो गया वो चीज।
और में आंसर क्या है, varchar इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड फॉर कॉलम स्टोरिंग स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो यू विल यूज व्हाट, varchar, जो एक वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप आप varchar यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे ना varchar देखो, दिस इज द varchar। ठीक है, और सेकंड क्या दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है विद द ऑल्टर टेबल कमांड एंड द कॉलम क्लॉज, सॉरी विद द ऑल्टर टेबल कमांड द कॉलम क्लॉज इज ऑप्शनल। तो कॉलम क्लॉज क्या होता है, ऑप्शनल होता है इन एडिंग कॉलम्स टू द टेबल। तो टेबल में अगर कॉलम ऐड करना है तो कॉलम क्लॉज क्या है, ऑप्शनल, आपकी इच्छा आप डालें या ना डालें। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो यही था, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो दैट वाज इजी, राइट, पता होने वाली बात है, अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट पता रहने वाली बात। बट क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सेकंड क्वेश्चन से यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, मतलब इस सेकंड पार्ट से इस सेकंड पार्ट का आंसर कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो योर चॉइस, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, दैट इज कंपल्सरीली इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका सेक्शन ए फिनिश। और अब आ गए हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लिए, 7 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो 7 2 14 मार्क्स का पेपर हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो 14 मार्क्स अब हमारे आ चुके हैं, करेक्ट कर चुके हैं हम क्वेश्चंस को। और अब आ गए हम सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में फिलहाल जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन 8। ठीक है, अब सेक्शन बी से आपकी मार्किंग स्कीम थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का नहीं रहेगा, अब वो 3 मार्क्स का हो जाएगा। तो अब जो आपको क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो चुका है, वो 3 मार्क्स का हो चुका है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन विल रिवॉर्ड यू विद 3 मार्क्स। ओके, चलिए तो जरा देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या करना पड़ेगा ताकि हम इसमें 3 मार्क्स ला सकें। ठीक है, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स वेयर स्टैक इज एलोकेटेड n इज इक्वल्स टू 8 मेमोरी सेल्स। ठीक है, ओके, तो ये एक स्टैक है आपके पास, स्टैक नाम से एक स्टैक है जिसमें 8 मेमोरी सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेमोरी सेल्स है, जिसमें से 5 ऑलरेडी भरे हुए हैं, ACDFK पहले से भरे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द स्टैक एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, हियर पॉप एंड पुश आर एल्गोरिथम्स फॉर डिलीटिंग एंड एडिंग एन एलिमेंट टू द स्टैक। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब क्या करना है, इसमें जो इंसर्शन है, पुश ऑपरेशन है, और डिलीशन है, पॉप ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पुश पॉप का मतलब यही है, पुश पॉप लिखा हुआ ना। ठीक है, तो वो इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको हर ऑपरेशन के बाद स्टैक कैसा दिख रहा है ये बताना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कैसा दिख रहा है स्टैक। तो हम जरा उठा लेते हैं ACDFK, तो जरा बना लेते हैं बगल में। ठीक है, ACDFK, तो कुछ स्टैक यहां दिख रहा है इनिशियली, ACDFK 8 इसका साइज है। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, हम एक एक ऑपरेशन के बाद आउटपुट देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ACDFK, और 5 और आ सकते हैं इसके अंदर, मतलब 3 और आ सकते हैं, बेसिकली टोटल 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो तो ACDFK, पुश पॉप, लेट्स डू इट। तो सबसे पहला है भाई पॉप, स्टैक में से आइटम को पॉप कर दो। ठीक है, तो इसमें से स्टैक में से आइटम को पॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, K बाहर निकल आएगा, तो बचेगा क्या, ACDF। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा ACDF, तो ये हो गया ACDF। ठीक है, K जो है पॉप आउट हो चुका है, यहाँ लिख देंगे K पॉप आउट हो चुका है। फिर से पॉप लिखा हुआ है, फिर से पॉप करेंगे तो यहाँ से K हट चुका है, इसके बाद अब फिर से पॉप करेंगे तो F हट जाएगा, तो ACDF बच जाएगा। तो पॉप F हट गया, ACD बच गया, तो यहाँ आ गया ACD और F आ गया, यहाँ पे पॉप हो गया। नेक्स्ट है पुश, L को पुश करना है तो यहाँ पे पुश हो जाएगा। ठीक है, तो L पुश हो गया यहाँ पे, तो ACDL बन गया। ठीक है, ACDL बन गया। ठीक है, ACDL बन गया, राइट। फिर क्या करना है, फिर पुश करना है P को पुश करना है। ठीक है, तो P डाल दीजिए भाई, तो P आ गया, तो बन गया ACDLP, तो ये आ गया ACDLP। नेक्स्ट इज पॉप करना है स्टैक में से। ठीक है, पॉप क्या करना है, P पॉप कर देंगे तो ACDL बच जाएगा। ठीक है, तो ACDL, और ये P आपने पॉप कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ P। ठीक है, फिर पुश, R को पुश करना है अंदर। ठीक है, तो P पॉप हो चुका है, R को पुश करना है अंदर। ठीक है, तो R को पुश किया भाई हमने, तो R पुश करेंगे तो R अंदर चला जाएगा, R अंदर चला गया तो ACDLR, ACDLR।
नेक्स्ट है पुश करना है एस को, ठीक है, एस को ही पुश कर देना है, तो ए सी डी एल आर एस, ए सी डी एल आर एस, ए सी डी एल आर एस। पॉप करना है स्टैक में से आइटम को, ठीक है, पॉप करेंगे तो एस पॉप हो जाएगा, तो ए सी डी एल आर, तो ये आ जाएगा ए सी डी एल आर, ठीक है, तो आंसर आ गया ए सी डी एल आर। तो ये कुछ आपके बेसिकली क्वेश्चन का आंसर है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, मैं फिर से जरा आपको काम करता हूँ, ऑपरेशन समझा देता हूँ अगर कंफ्यूजन है जरा सा भी, ठीक है। तो बेसिकली स्टैक क्या है, लीफो है, ठीक है, लीफो डेटा स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से स्टैक होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी। अब क्या होता है कि अब ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें से एक ही तरफ से, इसी तरफ से आइटम इंसर्ट भी होगा और इसी तरफ से आइटम को डिलीट भी किया जाएगा। मतलब जिस तरफ से आप इंसर्ट करो उसी तरफ से डिलीट होगा, मतलब एक ही एंड से, बाकी एंड दूसरा वाला बंद है, ये बाकी सारे एंड्स बंद है, एक ही एंड से पुशिंग भी होगी और पॉपिंग भी होगी, इंसर्ट भी होगा एलिमेंट और बाहर भी निकाला जाएगा। अब अगर आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है एलिमेंट को तो आप करते हो पुश ऑपरेशन का यूज। तो इंसर्शन के लिए क्या करते हो, पुश, तो एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, और बाहर निकालने के लिए कहते हैं डिलीशन के लिए पॉप, बाहर निकालने के लिए पॉप यूज करते हो, एक एलिमेंट बाहर निकल जाता है। अब बेसिकली अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, पुश करना, तो मैं लिखूंगा पुश ए। तो पुश अगर मैंने सपोज कुछ भी ई कर दिया, तो पुश ई अगर मैंने लिखा पुश ई, तो क्या होगा, एलिमेंट ई इंसर्ट हो जाएगा। और अगर मैं लिखा पॉप कि भाई पॉप कर दो एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, ई डिलीट हो जाएगा। ऐसे अरेंज कर करके आफ्टर एवरी ऑपरेशन कैसे दिखेगा स्टैक, वो हमने बना लिया है, ठीक है। अब बेसिकली इसी के ऊपर हम, यही क्वेश्चन था, इसी का आंसर करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो 8th क्वेश्चन ऑप्शनल था, 7th 8th ऑप्शनल थे, तो 8th भी ऑप्शनल है, इंटरनल चॉइस है, 2 क्वेश्चन होंगे, तो इसके आगे भी 2 क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन देखो दिख रहा है ना। अभी फिलहाल इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जरा इसके आंसर चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या इसके आंसर सही है। तो ए सी डी एफ, तो यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है इसका, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ के इज डिलीटेड, पहला सही है, ए सी डी एफ के इज डिलीटेड। सेकेंड ये लिखा हुआ है ए सी डी और एफ इज डिलीटेड, ए सी डी और एफ इज डिलीटेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए सी डी एल, एल इज इंसर्टेड, ठीक है, तो ए सी डी एल और एल इज इंसर्टेड, एल को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। फोर्थ है ए सी डी एल पी, ए सी डी एल पी, ए सी डी एल पी आ गया, P इज इंसर्टेड, ठीक है। यहाँ पे ACDL, ACDL, ACDL दिख रहा है, पॉप को मतलब P को पॉप किया गया, डिलीट किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ACDLR, ACDLR, ACDLR ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ACDLRS, ACDLRS, ACDLRS आ गया। यहाँ पे क्या है, ACDLR, ACDLR और S को पॉप कर देगा, S इज डिलीटेड। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीटली सही है, बिल्कुल सही किया हमने क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आपको पुशिंग पॉपिंग आनी चाहिए। अगर जरा सा भी अभी भी डाउट बच गया ना, तो एक बार जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, लेक्चर्स बना रखे हैं इसके ऊपर, वो देख लीजिए, थोड़े से मतलब बहुत छोटी लेंथ के वीडियोस हैं वो, और तुरंत बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा डाउट सारे, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल लेके मैंने पूरा एनिमेशन से समझा है, एक बार वो वीडियोस देख लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सही, इसको कर देते डिलीट, सो दिस इज डन। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, इसके ऑप्शनल पार्ट पे, और वाले पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे और वाला पार्ट, विच इज सपोज स्टैक इज एलोकेटेड 6 मेमोरी लोकेशंस एंड इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी, टॉप इज 0, गिवन द आउटपुट, सॉरी गिवन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट, ओके, गिवन नहीं, गिव होना चाहिए, गिव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। तो अगर एक स्टैक मेरे पास है ऑलरेडी और पुश पॉप वही मतलब है, ठीक है, जब पॉप तो करा ही नहीं गया, पुश ही किया गया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक स्टैक एलोकेटेड है जिसमें 6 लोकेशंस हैं, साइज, मेमोरी साइज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मेमोरी लोकेशंस हैं। तो उसमें अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, ये आपको बताना है। अब बेसिकली हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, ए और बी, 4 एंड 6 नाम से। ए है 4 और 6 है बी, ट्रिपल बी 6, ट्रिपल ए 4, ठीक है, 4 एंड 6। अब क्या करना है आपको, स्टैक में पुश करना है ए को, तो ए इनिशियली क्या है 4 है, तो हम ए को पुश कर रहे हैं, तो 4 को पुश कर रहे हैं भाई अंदर, तो 4 आ गया अंदर, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं 4 को, 4 ही पुश कर रहे हैं फिर से, तो नेक्स्ट भी 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पुश हो गया, ये पुश हो गया। नेक्स्ट इज पुश बी प्लस 2, तो बी 6 है, 6 में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 8, तो 6 + 2 इज 8, पुश कर दीजिए, ठीक है। तो ये पुशिंग भी हो गई। नेक्स्ट इज पुश स्टैक ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 6 + 4 इज 10, तो यहाँ पे 10 पुश कर दीजिए,
ठीक है, तो 6 + 4 10 भी हो गया। फिर स्टैक में फिर से 10 पुश कर दीजिए, फिर से 10 पुश कर दीजिए, और फिल नहीं हुआ, एक बची गई स्पेस हमारे लिए। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, वाइल टॉप इज ग्रेटर देन 0, तो टॉप देखो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता चला जाता है। इनिशियली टॉप 0 है, टॉप इंक्रीमेंट होता चला जाता है। टॉप ग्रेटर देन 0 को क्या मतलब होता है, टॉप ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक काम करना है। तो जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, जब तक टॉप जो है 0 से बड़ा है, तब तक क्या करो, एलिमेंट को करो स्टैक डॉट पॉप, मतलब स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करो, एलिमेंट में डाल दो और एलिमेंट को प्रिंट कर दो। चलो बढ़िया करते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देना है। तो एलिमेंट कैसे प्रिंट हो जाएंगे, पहले 10 फिर 10 फिर 8 फिर 4 फिर 4, तो इस तरीके से कुछ हो जाएंगे। पहले 10 निकलेगा, 10 निकलेगा, 8 निकलेगा, 4 निकलेगा, 4 निकलेगा, तो 10 10 8 4 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं कि क्या यही आंसर है इस क्वेश्चन का। 10 10 8 8 सॉरी 10 10 8 4 4 10 10 8 4 4, ठीक है। सो 10 10 8 4 4 है क्या इस क्वेश्चन का आंसर? 10 10 8 4 4, यस 10 10 8 4 4 ही आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पॉप पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। तो जो डेटा स्ट्रक्चर पे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, डेटा स्ट्रक्चर जो चैप्टर है आपका, जिसमें हमारे लिए क्या है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, उस पे ये क्वेश्चन था। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट बचा ही नहीं होगा कि क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पुश पॉप सिखा रखा है। आई एम अगेन रिपीटिंग गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार देख के आइए, कंप्लीट आइडिया पड़ जाएगा आपको कि क्या है वो चीज़। ठीक है, पुश पॉप क्या होता है, किस तरीके से आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो, किस तरीके से डिलीट करते हो, वो कंप्लीट आइडिया आपको पड़ जाएगा। तो एक बार ये देख के जरूर आइए। नेक्स्ट इज योर 9th क्वेश्चन भाई। सो 9th क्वेश्चन क्या है? सो 9th क्वेश्चन कुछ ये रहा आप लोग के पास, ठीक है। तो अब 9th क्वेश्चन में आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट है। अब 9th क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का, राइट, 3 मार्क्स का है, बट यहाँ तो 1 मार्क डाला हुआ है। तो बेसिकली इसमें पार्ट्स अवेलेबल है, 9th क्वेश्चन में पार्ट्स अवेलेबल है। तो पहला पार्ट है, जिसका जो पहला पार्ट है कितनी देर का है या कितने नंबर का है, दैट इज ऑफ 1 मार्क, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 1 मार्क, और ये 1 मार्क के ऊपर ही हम क्वेश्चन देखने वाले हैं और फिर उसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन इज, विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम और होल टेबल इन MySQL। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ दे दी है जो SQL में बहुत ज़्यादा यूज होती है। दैट इज व्हाट, दैट इज किस कीवर्ड का हम यूज करते हैं, विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड, ठीक है, विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम और होल टेबल इन MySQL। तो MySQL में सारे टेबल्स या कुछ पर्टिकुलर कॉलम में से अगर सिर्फ आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, देखो वर्ड ही बोलते हैं मैंने, डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज ही चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं आने चाहिए। जैसे सपोज अगर एक कोई भी एंट्री 2 बार आ रही है तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट वी वांट। तो आप क्या यूज कर सकते हो, यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज कीवर्ड डिस्टिंक्ट विद कॉलम। मतलब जैसे सपोज मुझे करना है किसी भी टेबल में से, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट और यहां लिखता हूं ना डिस्टिंक्ट, और फिर मैं यहां पे डाल देता हूं कॉलम का नाम, कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम और फिर टेबल का नेम, राइट, ये करता हूं ना मैं, फ्रॉम और फिर टेबल का नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब बेसिकली ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है यही आप यूज करने वाले हो। सो दिस डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डू व्हाट, टू रिट्रीव ओनली द डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, डुप्लीकेट्स वोंट बी यूज्ड है। तो डुप्लीकेट्स अगर आपको नहीं चाहिए तो यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज दिस कीवर्ड विच इज डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का आप यूज करने वाले, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम और होल टेबल। तो पूरे टेबल में से या कुछ कॉलम्स में से अगर सिर्फ आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए विच आर नॉट डुप्लीकेट्स, ठीक है, डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, यू वांट ओनली द डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है भाई, 9th का सेकंड पार्ट इज राकेश वांट्स, ओके 9th क्वेश्चन अगर आप देखो तो सेकंड 2 मार्क्स का हो गया, 9th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 9th क्वेश्चन इन टोटल 3 मार्क्स का है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का था जो हमने सॉल्व कर लिया, 1 मार्क मिल गया हमें। अब 9th का जो सेकंड पार्ट है वो हम करने वाले हैं फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन है, राकेश वांट्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय 20%, ओके, ऑफ हिज स्टोर। ओके, तो राकेश एक स्टोर ओन करता है, ठीक है, राकेश एक स्टोर ओन करता है और वो कुछ चीजों के, कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस 20% से इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है।
whose price is less than 200 assuming the following structure what will be the query। ठीक है, तो कुछ इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताना है कि क्या क्वेरी रहेगा। अब 20% से पहले तो मैथमेटिकली चीजें क्लियर होनी चाहिए। 20% से अगर आपको प्राइस इंक्रीज करनी है मतलब क्या, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस हो जाएगी। सो न्यू प्राइस, अच्छा एक्चुअली यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। सो न्यू प्राइस वुड बी व्हाट, न्यू प्राइस इज व्हाट इज old price plus 20% of new, sorry old price है ना, old price plus 20% मतलब 20/100 of old price। ठीक है, अब मैं 20/100 क्यों लिखूंगा भाई, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 20/100 को 0.2 लिख सकता हूँ ना, 0.2। अब बेसिकली यहां पर से मैं ओल्ड प्राइस को कॉमन भी निकाल सकता हूं, तो मैं डेफिनेटली ये काम कर सकता हूं इफ आई वांट, बट मैं करूंगा नहीं, मैं सीधे सीधे उस ऊपर वाले को क्वेरी कर दूंगा। बट मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, मैं इस तरीके से 1 + 0.2 भी कर सकता हूं। ठीक है, ओल्ड प्राइस कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 बचा, इसमें से 0.2 बचा। अब 1 + 0.2 इज व्हाट, 1.2 इंटू ओल्ड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यही रिजॉल्व कर लीजिए। अगर आपने ये रिजॉल्व कर लिया तो आपका तो फॉर्मूला है पहले ही बहुत आसान हो गया। ठीक है, विच इज न्यू प्राइस इज 1.2 इंटू ओल्ड प्राइस। अब फिलहाल करने वाला मैं ये नहीं हूँ, करने वाला मैं ये हूँ कि मैं इसको एज इट इज डालूंगा। ठीक है, ओल्ड प्राइस प्लस 0.2 इंटू ओल्ड। बट हमको यार पूरा अपडेट नहीं करना है, हमको एक कंडीशन भी दे रखी है, हुज प्राइस इज लेस देन 200, मतलब जो प्राइस है वो 200 से कम भी होना चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो प्राइस 200 से कम है, ये कैसे चेक करेंगे, तो भाई देखो सिंपल सा काम है कि आपको यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं करूंगा बेसिकली ये कि मैं यहाँ पे एक कमांड लिख दूंगा अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए सिंपल सा कमांड है अपडेट। ठीक है, अपडेट लिखिए, अपडेट। ठीक है, टेबल का नाम, टेबल का नेम। ठीक है, यहाँ पे शायद दे रखी होगी, राकेश wants to increase the price of some of the products by 20% of his store whose price is less than 200 assuming the following structure what will be the query। ठीक है, ओके, टेबल का नाम नहीं दे रखा है उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो अपडेट टेबल का नाम दे देंगे, फिर हम कहेंगे सेट, और जो भी कॉलम को आपको अपडेट करना है, जैसे सेट आपको क्या करना है, प्राइस को करना है, तो सेट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस 0.2 इंटू प्राइस। ठीक है, तो प्राइस में 0.2 मल्टीप्लाई करो, प्राइस में ऐड कर दो, तो इससे आपका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब ये इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है, इसको अगर आप डालोगे तो पूरा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेयर क्लॉज, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत है, वेयर। अब यहाँ कंडीशन क्या है, हुज प्राइस इज लेस देन 200, सो वेयर प्राइस इज लेस देन 200। और ये बेसिकली आपका होने वाला है क्या, ये बेसिकली आपका होने वाला है सिंटेक्स। ठीक है, टू अपडेट। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, इसका आंसर थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, स्कोर अप कर देंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, तो इसका आंसर हो गया अपडेट आइटम। तो आइटम बेसिकली क्या है, टेबल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से ले लिया है, कोई बात नहीं। अपडेट आइटम set price is equals to price plus price into 0.2 where price is less than 200। तो जहां प्राइस 200 से कम है वहां क्या करिए, प्राइस को 0.2 मतलब 2% सॉरी 20% से इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो 1 + 0.2 आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 + 0.2 इंटू प्राइस भी करके प्राइस इंक्रीज कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और इसी के साथ आपका 9th क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये आपको देके जाएगा इन टोटल 3 मार्क्स। ठीक है, सो 1 पार्ट से 1 मार्क एंड सेकंड पार्ट से आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, सो इन टोटल यू आर गेटिंग 3 मार्क्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द 10th क्वेश्चन, लेट्स सी। ठीक है, सो अंशुल हैज टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड MySQL इन MySQL। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने माई स्कूल को MySQL पढ़ लिया। अंशुल हैज टू क्रिएट ए डेटाबेस नेम्ड MySchool इन MySQL। तो MySQL में एक डेटाबेस बनाना है अंशुल को, विच इज नेम्ड एज MySchool। ही नाउ नीड्स टू क्रिएट ए टेबल नेम्ड क्लास 12th। ठीक है, तो 12th क्लास बना रहा है, बेसिकली आपके स्कूल का, अपने स्कूल का, अंशुल अपने स्कूल का, अपनी क्लास का डेटा बना रहा है। इन द डेटाबेस टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स एंड देयर डिटेल्स। तो स्टूडेंट्स और उनकी डिटेल्स स्टोर कर रहा है। द स्ट्रक्चर फॉर टेबल क्लास 12th इज गिवन। ठीक है, शायद आगे दी होगी, हेल्प हिम टू कंप्लीट द टास्क बाय सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट SQL कमांड। तो ये जो टास्क इसको मिला है, ये कंप्लीट करना है, मतलब पूरा डेटाबेस बनाना है इसको। ठीक है, सो वी नीड टू हेल्प हिम, सो लेट्स हेल्प हिम। तो ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है जो आपको यूज करना है। स्ट्रक्चर क्या है भाई,
फील्ड नेम दे रखे हैं, ये आपको फील्ड्स के नेम मतलब कॉलम्स के नाम दे रखे हैं, डेटा टाइप दे रखा है, रीमार्क्स दे रखे हैं, उनके साथ क्या ऐड करना है। तो जैसे कि सबसे पहला फील्ड जो पहला कॉलम आपको डालना है वो डालना है रोल नंबर, जिसका डेटा टाइप होने वाला है इंटीजर और प्राइमरी की होने वाली है ये, ठीक है, रोल नंबर प्राइमरी की होती है। फिर स्टूडेंट नेम var 20 मतलब इन टोटल 20 कैरेक्टर्स तक जा सकता है बच्चे का नाम, ठीक है, और वो हमें ये चाहिए कि यार वो जो है वेरिएबल रहे, मतलब स्पेस अननेसेसरी का वेस्ट ना हो, और ये नॉट नल रहेगा, मतलब ये स्पेसिफाई करना है वेरी कंपलसरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज गार्जियन नेम, तो गार्जियन का नाम आपको डालना है, ठीक है, दिस इज var नहीं भी डाला जाए तो चलेगा, ब्लैंक भी रहे तो चलेगा, ठीक है, रिमार्क्स में 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अच्छा किसने कब ज्वाइन किया एक स्टूडेंट ने, वो आपको डालना है डेट, ठीक है, और सपोज किसी ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो हम मानेंगे कि उसका यूजुअल टाइम है, ठीक है, यूजुअल जो आपका स्कूल स्टार्ट होता है तभी उसने ज्वाइन किया होगा, विच इज 2003-26 मतलब 26 मार्च 2000 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसकी कॉन्टैक्ट बताना है, कैर 10 मतलब एग्जैक्ट 10 मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो, 10 बाइट्स का मोबाइल नंबर डाल रहे हो। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका ब्लैंक है। अब ये कुछ आपको टेबल बनानी है, तो चलिए फटाफट चलते हैं हम अपनी क्या नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे और ये टेबल बनाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ एक स्क्रीन ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, तो सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम सबसे पहले डालेंगे डेटाबेस, तो हम डालेंगे क्रिएट डेटा स्पेस आएगा भाई इसके बीच में, है ना, डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या था भाई, तो डेटाबेस का नाम था आपका माई स्कूल, ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या था माई स्कूल, ठीक है। तो माई स्कूल डाल देंगे, क्रिएट डेटाबेस माई स्कूल, और ये क्लोज हो जाएगा सेमीकोलन से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यूज डेटाबेस, इसी डेटाबेस को यूज भी करेंगे क्योंकि इसी में टेबल बनाना है हमें, ऑल दो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको मैनुअली, बट ठीक है हम बना देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं कमांड यूज माई स्कूल, ठीक है। तो माई स्कूल हम यूज कर लेंगे, यूज माई स्कूल, और फिर हम करेंगे क्रिएट टेबल, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। तो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल लिखना है आपको और फिर कॉलम की डिटेल्स लिखनी है, जो भी कॉलम को बनाना है। तो क्रिएट टेबल, अच्छा टेबल का नाम तो लिखा ही नहीं, तो टेबल का नाम यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ टेबल का नाम है क्लास 12, तो यहाँ डाल देंगे क्लास 12, ठीक है। सो क्रिएट टेबल क्लास 12, यहाँ पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डालने वाले कॉलम की डिटेल्स, तो अब इसके लिए हमें चाहिए होगा ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आपका रोल नंबर है वो है क्या, तो सबसे पहला जो रोल नंबर है वो कॉलम का नाम है, डेटा टाइप इंटीजर है, प्राइमरी की, तो ये स्पेसिफाई करना है आपको। तो सबसे पहले आ जाएगा रोल नंबर, कॉलम रोल नंबर मतलब सीधे सीधे कॉलम का नाम डालते हैं अपन, रोल नंबर, डेटा टाइप डालते हैं इसका, डेटा टाइप इज इंटीजर। अब इसके अंदर ब्रैकेट में साइज स्पेसिफाई करते हैं, बट इंटीजर का साइज स्पेसिफाई करने की हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद जो भी कंस्टेंट आपको डालना है वो कंस्टेंट आप डाल सकते हो, जैसे मैं डाल दूंगा प्राइमरी की का कंस्टेंट यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी की स्पेस करके, है ना, मैंने डाल दिया प्राइमरी की का कंस्टेंट, और जैसे ही कोई भी कॉलम चेंज करूंगा मैं डाल दूंगा कॉमा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम स्पेस सॉरी नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो नेक्स्ट कॉलम है स्टूडेंट नेम var नॉट नल, ठीक है, स्टूडेंट नेम, ठीक है, और टाइप इसका होने वाला var स्पेस डाल के डालेंगे var, और इसका साइज स्पेसिफाइड है तो ब्रैकेट में डाल देंगे इसका साइज। तो बेसिकली इसका साइज फिलहाल क्या है, इसका साइज है 20 और नॉट नल है इसका कंस्टेंट, तो साइज है 20 और फिर कंस्टेंट डाल देंगे स्पेस डाल के नॉट नल, सीधे सीधे नॉट नल ही स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, नॉट नल, कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सेकंड बन गया, थर्ड आ जाएगा गार्जियन नेम, var कुछ डिटेल नहीं है तो डालेंगे गार्जियन नेम, गार्जियन नेम var होने वाला है, ये var होने वाला है, और ये भी 20 साइज का है, इसका कुछ कंस्टेंट नहीं है तो कॉमा लगाएंगे सीधे सीधे, है ना, कंस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, तो कब ज्वाइन किया इन्होंने, सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट टाइप का है और डिफॉल्ट वाली इसकी डली हुई है वो भी डाल दिया हमें। सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ऑफ टाइप डेट, और यह डिफॉल्ट वैल्यू है डेट, और डिफॉल्ट डाल देंगे, यहीं पे डाल सकते हैं अपन, है ना, सो डिफॉल्ट, और इज इक्वल्स टू वगैरह कुछ नहीं डालता, सीधे सीधे स्पेस करके इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको डालना है 2003-26, ठीक है। सो दिस इज
2003/26। ठीक है, फिर लास्ट आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट जो कैर 10 है। ठीक है, फिर आ जाएगा कॉन्टैक्ट और फिर ये आ जाएगा कैर 10 और लास्ट में नहीं लगेगा भाई आपका, है ना, कॉमा। तो ये हो गया भाई आपका पूरा सिंटेक्स to what to create the database MySchool, then use that MySQL database to create a table named class 12th. Then we have created these many columns: roll number, student name, guardian name, date of joining and contact. रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, प्राइमरी की है तो कंस्टेंट डाल दे प्राइमरी की। स्टूडेंट नेम है varchar जिसका साइज 20 है तो वो स्पेसिफाई कर दे, कंस्टेंट डाल दे नॉट नल। अब देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें चेक करी जा सकती थी, अगर ये नॉट नल यहाँ पे से स्पेसिफाई ना करते वहां उस पे और लिख देते कि नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड, तो आपको नॉट नल वाला कीवर्ड याद होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें ट्रिकी हो सकती हैं, बट बहुत बार होता है पेपर इजी बनाया जाता है तो वो ऐसी ट्रिकीनेस नहीं दिखाते। ठीक है, फिर गार्जियन नेम varchar 20 कॉमा लगा के नेक्स्ट आ गए, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसका डेटा टाइप है डेट। अब डिफॉल्ट वैल्यू उन्होंने दे दी, अब हो सकता था कि डिफॉल्ट वैल्यू भी वो क्या करते हैं, चेंज कर देते। ये पूछ सकते थे कि डिफॉल्ट वैल्यू का जो सिंटेक्स मतलब डेट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है या जो एंट्री करते हैं वो कैसे करते हैं, तो हो सकता था वो दे देते कि 26 मार्च 2000 आपको डालनी है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपको सिंटेक्स मतलब फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता। तो ऐसे बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस वो पूछे जा सकते हैं एक ही इसी क्वेश्चन में। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट डाला, डेटा टाइप डाल दिया कैर 10 और इस तरीके से आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये है आपका सिंटेक्स है, ये है आपका इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर कि आप कैसे जो है ये पर्टिकुलर डेटाबेस बना सकते हो, उसके अंदर पर्टिकुलर टेबल बना सकते हो, उसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम बना सकते हो विद दिस डेटा टाइप और ये कंस्ट्रेंट के साथ। ठीक है, तो ये कैसे बना सकते हो ये आपको आई होप समझ में आ, इसका कुछ ये आंसर हो जाएगा भाई। तो वही चीज़ है जो हमने भी किया, क्रिएट डेटाबेस क्रिएट कर दीजिए जिसका नाम हो जाएगा MySQL। तो MySQL क्या डेटाबेस का नाम है। फिर इसके बाद इन्होंने यूज़ नहीं किया है, आप डबल क्लिक करके क्योंकि GUI से भी चूज़ कर सकते हो, इन्होंने यूज़ नहीं किया है, बट फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्रिएट टेबल हमने रन किया, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल रन किया और ये टेबल का नाम हो गया, तो क्रिएट टेबल का नाम हो गया। फिर पैरेंथेसिस ओपन किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, आपका ये आ गया कहते हैं सेमी कॉलम। ठीक है, अब इसमें हम कॉलम चलना शुरू करेंगे, तो रोल नंबर पहला कॉलम, फिर स्टूडेंट नेम दूसरा कॉलम, गार्जियन नेम तीसरा कॉलम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चौथा कॉलम, फिर कॉन्टैक्ट लास्ट कॉलम। ठीक है, इनके फिर डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, तो इंट हो गया, varchar साइज के साथ 20 varchar 20 हो गया, फिर varchar 20 साइज के साथ हो गया, फिर आपका हो गया डेट सिर्फ डेट है ना, फिर आ गया कैर 10। ठीक है, डेटा टाइप स्टोर कर दिया, कंस्टेंट डाल दिया, फिर प्राइमरी की पहले में, नॉट नल सेकंड में, इसमें कुछ भी नहीं है तो आप नेक्स्ट कॉलम में सीधे सीधे आ गए। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, डिफॉल्ट इज दिस 2326, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गए, इसमें कुछ भी नहीं है एंड इसके साथ आपका बंद हो गया। तो बेसिकली ये सिंटेक्स आपका रहेगा टू क्रिएट व्हाट, टू क्रिएट अ टेबल इन योर MySQL डेटाबेस। तो सिंपल सी बात है, आपको लिखना क्या है, क्रिएट डेटाबेस। तो सिंपल सा जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो ये है कि आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम आ जाएगा जो भी है। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ जाएगा, फिर आप लिखोगे, अच्छा इसको बंद भी करना जरूरी है, खुला मत छोड़ दीजिएगा। फिर आपको लिखने की जरूरत है क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट करना, क्रिएट टेबल का नाम आ जाएगा यहाँ पे, टेबल जो भी है क्रिएट टेबल का नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका पैरेंथेसिस ओपन होगा, फिर यहाँ आ जाएगा कॉलम का नेम। ठीक है, कॉलम नेम, फिर आ जाएगा डेटा टाइप, फिर ऑप्शनल है साइज स्पेसिफाई कर सकते हो आप, साइज, और फिर आ जाएगा कंस्ट्रेंट। ठीक है, और ऐसे आप जितने चाहे उतने डाल सकते हो, ये बंद कर दोगे, ये सेमी कॉलन से क्लोज कर दोगे, और ये आपका हो गया सिंटैक्स टू व्हाट, टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड देन क्रिएट अ टेबल एंड इंसर्ट कॉलम इन दैट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये था भाई आपका कौन सा क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th, और इस क्वेश्चन नंबर 10th के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11th, और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 11th कहना चाहता है राइट SQL कमांड्स फॉर 1 to 4 ऑन द बेसिस ऑफ टेबल कॉलेज। तो कॉलेज टेबल, ये कॉलेज टेबल है, इसके बेसिस पे आपको क्या लिखना है, आपको SQL कमांड्स लिखने हैं। ठीक है, और टेबल कॉलेज को चाहिए, ये आपका पास टेबल कॉलेज है। अगर आप इसमें देखो तो कॉलम के नाम दे रखे हैं आपको, विच इज नंबर, ठीक है, SR नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइन, बेसिक, सेक्स। ठीक है, तो नंबर है आपका 1 2 3 4 till 10, फिर नाम दे रखा है शाला, समीरा, यागेन, प्रत्यूष,
एरिन, रीता, उर्वशी, टीना, वीरेन, प्रकाश, ठीक है। फिर इनकी एज है, डिपार्टमेंट है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, कब इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। फिर बेसिक सैलरी इनकी दे रखी है, मोस्ट प्रॉब्ली सैलरी है, यस बेसिक सैलरी दे दी, और फिर जेंडर दे दिया विच इज मेल फीमेल क्या है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ काम करने के लिए आपको सिंटेक्स लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या है देखिए, मतलब क्या करना है आपको ये देखते हैं। सो राइट अ क्वेरी टू चेंज द बेसिक सैलरी टू 10,500 of all those teachers from college who joined the college after 1/2/89, ठीक है। मतलब 1 फरवरी 1989 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया और जिनकी एज जो है 50 से ज़्यादा है, आपको उनकी सैलरी, बेसिक सैलरी को 10,500 कर देना है, ठीक है। तो वही अपडेट का कमांड है, यूज़ करना है आपको, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है, तो लेट्स राइट दैट कमांड। तो बेसिकली यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। अब देखो कमांड क्या है वो देखिएगा। सो राइट अ क्वेरी टू चेंज द बेसिक सैलरी टू 10,500 ऑफ ऑल दोज टीचर्स फ्रॉम कॉलेज, मतलब टेबल का नाम दे दिया कॉलेज, टेबल का नाम क्या है कॉलेज, ठीक है। फ्रॉम कॉलेज हु ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर 1/2/89 एंड आर अबव द एज ऑफ 50, ठीक है। तो पहले तो आपको कहां से करना है वो लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक आंसर चेक कर लेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाता है। तो हम एक आंसर लिखेंगे, ठीक है, एक क्वेरी लिखेंगे, है ना, उसका आंसर चेक करेंगे, फिर सेकंड क्वेरी लिखेंगे, फिर उसका आंसर चेक करेंगे। इस तरीके से क्वेरी लिख के उसके आंसर चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो टेबल कौन सा है वो देखिए। तो टेबल आपका है फ्रॉम, तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे फ्रॉम विच टेबल। सो फ्रॉम आपको लिखना है, फ्रॉम टेबल इज व्हाट, फ्रॉम कॉलेज टेबल, कॉलेज टेबल है, ठीक है। सो फ्रॉम कॉलेज टेबल, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। आगे बेसिकली एक सेकेंड, आप यहाँ क्वेरी नहीं कर रहे हो, है ना, एक चीज ही समझना है, क्वेरी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, बेसिक सैलरी चेंज करने का काम कर रहे हो, मतलब चेंज वैल्यू चेंज करने का काम कर रहे हो। तो जब भी आप वैल्यू चेंज करने का काम करते हो तो उसमें आपको क्या यूज करना पड़ता है, उसमें आपको यूज करना पड़ता है अपडेट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट कॉलेज, मतलब टेबल का नाम कॉलेज, ठीक है। सो अपडेट कॉलेज, और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेस सैलरी को 10,500 कर दीजिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सेट अच्छा इसका नाम क्या है, बेस सैलरी मतलब बेसिक में नाम क्या है, तो बेसिक है कॉलम का नाम, तो बेसिक, ठीक है। तो सेट बेसिक इज इक्वल्स टू 10,500, ठीक है। सो 10,500 आपको डालने की जरूरत है ना। सो बेस सैलरी 10,500 करनी है किनकी, जिन्होंने जो ज्वाइनिंग है, जिनकी ज्वाइनिंग डेट है वो 1/10/89 है एंड आर अबव द एज ऑफ 50, और जिनकी एज जो है 50 से ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, वेयर, ठीक है। अब देखो वेयर में क्या है कंडीशन, ये देखिएगा, ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन, ठीक है। सो डेट ऑफ ज्वाइन, वेयर डेट ऑफ समझ लीजिएगा भाई साहब, है ना, ऑफ ज्वाइन इज ग्रेटर देन व्हाट, या क्या डेट है वो देख लेते हैं। तो डेट इज ग्रेटर देन 1/2/89। अब देखो फॉर्मेट देखना है, 1 फरवरी 89 लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मेट में क्या लिखोगे, 1989 2 and 1, ठीक है। सो 1989 2 and 1, सो 1989 2 and 1। अच्छा ये बहुत नहीं है, इसमें एक और कंडीशन लगी हुई है, तो आपको डालना है एंड, और नेक्स्ट एक और कंडीशन क्या है, एंड जिनकी एज 50 से ज्यादा है, जिनकी एज क्या है 50 से ज्यादा है। अब एज कौन बता रहा है यहाँ पे भाई, एज के लिए अलग कॉलम है, तो एज आपको लिख रही है 50 से ज्यादा, एंड एज इज ग्रेटर देन 50। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने कॉलेज टेबल में जाके बेसिक जो कॉलम है उसमें वैल्यूज को अपेंड या चेंज कर दिया 10,500 में, जहां पर डेट ऑफ ज्वाइन जो है 1989 to 1 के बाद है और जिनकी एज 50 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेरी का आंसर हो गया। अब जरा इस आंसर को हम मैच भी कर लेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, ताकि आपको साइमल्टेनियसली कॉन्फिडेंस मिलता रहे। सो अपडेट कॉलेज सेट बेसिक इज इक्वल टू 10,500 वेयर डेट ऑफ ज्वाइन इज ग्रेटर देन 1/2/89। ओके, इन्होंने बेसिकली फॉर्मेट नहीं डाला है वो चीज, ठीक है, तो ये गलती कर दी उन्होंने, ठीक है। एंड
एज इज ग्रेटर देन 50 और एज जो है 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे इसको हमें सही करने की ज़रूरत है, तो ये इन्होंने गलत कर रखा है, ठीक है, मतलब आंसर शीट में ही ये चीज़ गलत है। आपको ये डालने की ज़रूरत है कि क्या किस तरीके से आप डेट डाल रहे हो। तो 1989 2 और 1 प्रॉपर्ली डेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एंड एज इज ग्रेटर देन 500, सॉरी एज इज ग्रेटर देन 50, तो एज 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, डेट का फॉर्मेट क्या होता है हमेशा, ठीक है। सो डेट का फॉर्मेट इज ऑलवेज 1989 to 1, ठीक है। सो 1989 to 1 होना चाहिए। बट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यार आपके इसमें क्या है टेबल में, ठीक है, यहाँ पर कैसे डेट लिखी हुई है ये भी तो देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसे है। तो अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी वो डिफॉल्ट फॉर्मेट में नहीं, जिस फॉर्मेट में होती है उस फॉर्मेट में नहीं दे रखी है, ठीक है, उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, जो यूजुअल फॉर्मेट होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप जो डेट स्पेसिफाई कर रहे हो वो जिस फॉर्मेट में दे रखी है उसी फॉर्मेट में स्पेसिफाई करो, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये गलती ना कर दें, ये जो डेट वाली गलती है ना, ये डेट वाली गलती ना कर दें, ठीक है, ये गलती इज नॉट अलाउड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डेट है ये आपको इस तरीके से स्पेसिफाई करनी है जो आपकी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, समझ में आया, जिस फॉर्मेट में दे रखी है। मतलब क्या दे रखी है, आपका सबसे पहले दे रखा है डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। तो बेसिकली वो आपको यहाँ पे भी दे रखा है विच इज 1 to 89, तो आपका यहाँ पे जो है ये चेंज होके 1 to 89 हो जाएगा, 1 to 89, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये भाई आपका आंसर बन जाएगा, जो आई होप आपको जो एरर होती है वो चीज़ समझ में आ गई होगी। और एंड एज इज ग्रेटर देन 50, तो वो तो सही है, क्लियर है चीज़, ओके, वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेरी हमसे ये कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम, एज एंड बेसिक ऑफ ऑल दोज फ्रॉम कॉलेज हु बिलोंग टू फिजिक्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ओनली। फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सिर्फ उन्हीं का हमें नेम, एज और बेसिक चाहिए हमें, ठीक है। तो वो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो एक सेकंड, कौन कौन से डिपार्टमेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, बेसिकली इनकी मुझे नाम और एज चाहिए। मतलब याग्येन, प्रत्युष, रीता एंड प्रकाश चाहिए, ठीक है, जिनकी एज 43, 34, 27 एंड 22 है। इस तरीके से नाम चाहिए, मतलब एज चाहिए, फिर नाम चाहिए उसकी, जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये लिखना है हमने को, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट क्वेरी, इसको रब कर दूंगा यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेरी लिखेंगे अपन। तो दैट वुड बी योर सेकंड क्वेरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट वाली क्वेरी है, मतलब आपको सेलेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो जब आप सेलेक्ट वाली क्वेरी करते हो तो आपको क्या करना है, पहले तो डालना है कहाँ से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम कॉलेज। तो कॉलेज टेबल से और कंडीशन डालनी है वेयर डिपार्टमेंट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो फ्रॉम कॉलेज टेबल, तो कॉलेज टेबल से करना है जहां पर वेयर अब यहां देखो क्या दे रखा है, वेयर क्या है, देखो डिपार्टमेंट है, वेयर इज डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू, या डिपार्टमेंट इन लिख सकते हो आप, वेयर डिपार्टमेंट इन, और आप पैरेंथेसिस लगा के स्पेसिफाई कर सकते हो क्या क्या, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स डिपार्टमेंट से जिसका डिपार्टमेंट है कॉलेज में से, उसको क्या करो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट क्या करना है, तो वो भी डाल देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट, अच्छा क्वेश्चन में पता चलेगा सेलेक्ट क्या करना है अपने को। तो सेलेक्ट राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम, एज एंड बेसिक, तो नेम, एज और बेसिक, ठीक है। सेलेक्ट नेम, एज, अच्छा एक बार कॉलम का नाम जरूर चेक कर लिया करिए कि वही सेम है कि नहीं, ठीक है। नेम, एज और बेसिक, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए और बेसिक चाहिए, ठीक है। सो नेम है, एज है, बेसिक है, सेम नाम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिलहाल सिलेक्ट कर लिया नेम, एज एंड बेसिक फ्रॉम कॉलेज टेबल वेयर डिपार्टमेंट इज इन केमिस्ट्री या फिजिक्स। तो जब डिपार्टमेंट केमिस्ट्री या फिजिक्स है तब आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो सेलेक्ट नेम, एज, बेसिक फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। नेम, एज, बेसिक सेलेक्ट करना है फ्रॉम कॉलेज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू फिजिक्स और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री। अब देखो यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। हो सकता है कि आपके उसमें भी सोल्यूशन प्रिमिटिव हो, बट
बट दैट डजेंट मीन कि आपकी क्वेरी गलत है, आपकी क्वेरी सही है। आपको ध्यान ये रखना है कि यार ये भी सही आंसर है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू फिजिक्स और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री, ये भी सही है, और जो हमने किया है वो भी सही है। मतलब बेसिकली इस चीज को, मतलब विच इज डिपार्टमेंट वेयर, मतलब वेयर के बाद डिपार्टमेंट लिखा आपने, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री, ठीक है, और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू फिजिक्स। इसको सेव करने के लिए, इतना लंबा चौड़ा काम, 2 बार आप डिपार्टमेंट लिख रहे हो, इस लंबे चौड़े काम को सेव करने के लिए ही इन वाला आपका क्लॉज बनाया गया था कि आप डिपार्टमेंट लिखिए, इन लिखिए। अब इन में क्या होने वाला है, ये डिपार्टमेंट या तो केमिस्ट्री की वैल्यू लेगा या फिजिक्स की वैल्यू लेगा, तो जब बहुत सारी वैल्यूज हो जाती है तो ये यूज करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर भी कर लो यार, केमिस्ट्री फिजिक्स में गलती थोड़ी है, गलत थोड़ी है, तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेड है। सेलेक्ट नेम एज बेसिक फ्रॉम कॉलेज वेयर डिपार्टमेंट इन केमिस्ट्री या फिजिक्स, सेलेक्ट नेम एज बेसिक फ्रॉम कॉलेज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू फिजिक्स। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई, राइट। तो ये था भाई आपका क्या, सेकंड पार्ट, ठीक है, एंड आई होप आपका सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहां आगे बढ़ना है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट सेज व्हिच कमांड विल बी यूज्ड टू डिलीट अ रो फ्रॉम टेबल कॉलेज इन विच नेम इज वीरेन। तो आपको डिलीट करना है क्या, एक पर्टिकुलर रो को, ठीक है, डिलीट करना है रो को, कॉलम को नहीं करना है, ठीक है, कॉलम को नहीं करना है। जब हम कॉलम को डिलीट कर रहे होते हैं तो हम ऑल्टर टेबल करके पूरा लिखते हैं। यहाँ पे हमें फिलहाल क्या करना है, हमें टेबल को डिलीट नहीं, मतलब कॉलम को डिलीट नहीं करना है, रो को डिलीट करना है। तो सीधे सीधे आपको क्या लिखने की जरूरत है, डिलीट, सीधे सीधे कमांड लिखो, क्या, डिलीट, ठीक है, डिलीट। तो अब डिलीट क्या करना है भाई हमें, सो बेसिकली हमें डिलीट करना है किसी टेबल को। तो किस टेबल को डिलीट करना है, तो टेबल का नाम क्या है वो देखिए। सो टेबल का नाम है आपका कॉलेज, ठीक है। सो डिलीट कॉलेज वेयर, अच्छा वेयर क्लॉज आप नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, ठीक है, वेयर, देखो कंडीशन क्या दे रखी है, ठीक है, which command will be used to read a row from that from table college in which name is Viren। तो नेम वीरेन होना चाहिए। नेम देखो कॉलम भी नाम नेम ही है और वीरेन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सो डिलीट कॉलेज वेयर नेम इज इक्वल्स टू वीरेन, ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना मत भूलिएगा, वीरेन। तो जहां पे नाम वीरेन है वहां से क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए एक पर्टिकुलर रो को, ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई कि क्या हमारा आंसर सही है, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है। सो डिलीट फ्रॉम कॉलेज वेयर नेम इज इक्वल्स टू वीरेन। तो हमें डिलीट करना है कॉलेज में से जहां पे नेम क्या है, वीरेन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, डिलीट कॉलेज, ओके सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड फ्रॉम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, डिलीट फ्रॉम कॉलेज। तो कॉलेज में से डिलीट करें, तो बेसिकली डिलीट और फ्रॉम क्या है, कीवर्ड है, तो डिलीट फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज मतलब टेबल का नाम, वेयर नेम। अब आपने कंडीशन डाल दी कि कौन सी रो को पर्टिकुलर डिलीट करना चाह रहे हो, वेयर नेम, तो जहां पे भी उस रो को डिलीट करना है जहां पर भी नाम जो है वो वीरेन के बराबर है, ठीक है। तो जहां पर भी नेम वीरेन के बराबर, उसमें से क्या करो, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर दो, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम योर कॉलेज टेबल। अच्छा, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, तो अगर आप ये वेयर कंडीशन नहीं डालते हो फिर क्या होता है भाई, डिलीट फ्रॉम जो भी टेबल नाम डाल रहे हो, मतलब अगर मैं कहूं, मैं लिखता हूं डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, तो अगर सपोज मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या होने वाला है, तो अगर आपने ये लिख दिया और वेयर क्लॉज नहीं डाला तो ये क्या करेगा, जितना भी डेटा है आपके टेबल में से सब कुछ डिलीट कर देगा। तो यहां पे ये जो वेयर क्लॉज है ये ऑप्शनल होता है। वेयर क्या होता है, ऑप्शनल क्लॉज होता है, याद आया कुछ, ठीक है। वेयर क्या होता है, ऑप्शनल क्लॉज होता है। तो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी अगर आपको सारी डेटा को डिलीट करना है, सारे टेबल में जो भी डेटा है सब डिलीट करना है, तो आप क्या करो, वेयर क्लॉज स्पेसिफाई मत करो। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि वेयर क्लॉज हमेशा डाला करिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा अपने टेबल में से सारा डेटा डिलीट करने का। उससे बेटर तो ड्रॉप भी कर दो ना टेबल को, जब सारा डेटा डिलीट करना है तो। बट कुछ लोग ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है, ये कमांड बनाया क्यों गया, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको टेबल में से सारी डेटा डिलीट करना है बट टेबल का इंस्टेंस डिलीट नहीं करना है। मतलब जो टेबल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि यार ये टेबल है, इसमें ये
कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में ये डेटा टाइप्स है, ये साइज है उसका, फिर उन पर्टिकुलर डेटा टाइप्स सॉरी उन पर्टिकुलर कॉलम्स में आपने कुछ कंस्ट्रेंट डाल रखा है तो वो कंस्ट्रेंट्स आपको एज इट इज चाहिए। तो अगर टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज चाहिए बट उसमें डेटा आपको नया इंसर्ट करना है तो तब आप इसका यूज कर सकते हो, मतलब ये वेयर क्लॉज स्पेसिफाई ना करो, ठीक है। बट यूजुअली होता क्या है कि अगर आपको पर्टिकुलर कुछ टेबल को डिलीट ही करना है तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप टेबल यूज कर लो ना भाई। समझ में आया? चलो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन सेज इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन द गिवन टेबल कॉलेज। तो कॉलेज टेबल में आपको ये जो फॉलोइंग डेटा जो यहाँ नीचे दे रखा है इसको इंसर्ट करना है। अब देखो ये रो में दे रखा है क्या, 11 सौरभ, 50 केमिस्ट्री, 18 593, 12,000 मेल, ठीक है। तो नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइन, बेसिक एंड सेक्स ये दे रखा है, तो आपको ऐसे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो जरा करते हैं, चलिए। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे इंसर्ट तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंसर्ट इनटू, ठीक है। कहां इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम हमारा फिलहाल क्या है यहाँ पे कॉलेज है ना। इंसर्ट इनटू कॉलेज, इंसर्ट इनटू कॉलेज, ठीक है। क्या इंसर्ट करना है भाई, वैल्यूज, वैल्यूज। अब देखो क्या होता है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे बस कॉमा लगा लगा के वैल्यूज इंसर्ट करते चले जाओ, ठीक है। बट हमें एक ही करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सामने कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, अब वैल्यूज क्या क्या इंसर्ट करनी है, 11 सौरभ, 50 केमिस्ट्री, ठीक है। सो 11 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सौरभ, सौरभ, ठीक है। एज क्या थी इनकी, 50 केमिस्ट्री, ओके 50 केमिस्ट्री का याद ही नहीं रहेगा, तो ये इंटीजर है तो 50 एज इट इज आ जाएगा, 50 केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, फिर 18 593, फिर हो जाएगा 18 593, फिर हो जाएगा 18 593 के बाद 12,000 एंड मेल, ठीक है। फिर हो जाएगा 12,000 एंड मेल, ठीक है। और ये बस क्लोज कर दोगे, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दोगे, तो ये हो गया आपका इंसर्ट वैल्यू, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, आपने वैल्यू स्पेसिफाई कर एंड कर दिया, ठीक है। चलो आंसर चेक करते हैं इसका फटाफट इसका। सो इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, वैल्यूज में क्या है, 11 है, सौरभ है, 50 है, केमिस्ट्री है, ओके यहाँ पे गलती है, यहाँ कॉमा ना चाहिए था, ठीक है। 18 593, 12,000 एंड मेल, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को इंसर्ट करते हो, किस में, आप वैल्यूज को इंसर्ट करते हो किसी भी टेबल में, ये सिंटेक्स यूज करते हो, विच इज इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और जो भी वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी। मल्टीपल वैल्यूज भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कॉमा लगा के मल्टीपल अगर रोज इंसर्ट करें तो वो भी आप यहाँ वैल्यूज की वजह से ही कर सकते हो, राइट। चलो तो ये हो गया आपका पूरा क्वेरी वाला पार्ट। तो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर 11th क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स का था, 4 क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा, इसमें सिर्फ क्वेरी वाले क्वेश्चन नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका हो सकता है जब भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो सिर्फ क्वेरी वाले क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर पार्ट्स में हो सकता है क्वेरी का भी हो, अपडेट का भी हो, डिलीट का भी हो, मॉडिफाई का भी हो, मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलो तो आई होप ये चीज़ समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने ये इवन क्वेश्चन इंट्रोड्यूस भी किया आपके लिए, इसीलिए किया क्योंकि इसमें मल्टीपल आपके क्या है, कमांड्स एक साथ आपको ऑपरेट करने हैं, ठीक है। चलो सो दैट दिस वाज योर 11th क्वेश्चन, दैट वाज गिविंग यू 4 मार्क्स। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म, ठीक है। अब देखो 12th क्वेश्चन में मुझे ऑप्शनल दिख रहा है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। अब ऑप्शनल कैसे है देखो, तो यार इसमें पहली बात तो मुझे 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, ये एक पहला पार्ट है, ठीक है, जो 2 मार्क्स का है। फिर इसके बाद एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, जो अगेन मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का होगा, बिकॉज 12th क्वेश्चन इन टोटल 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स, देन सेकंड पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो 2 मार्क्स का है इसमें चॉइस है आपके पास, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा क्वेश्चंस में होता है कि आपको ओवरऑल चॉइस देने के बजाय, ठीक है, आपको हो सकता है कि कुछ पार्ट्स दे दे उस क्वेश्चन के और उसमें चॉइसेस दे दे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट में चॉइस दे दिया गया है कि आप एक्सप्लेन करो टर्म को, बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड को, या फिर ब्लूटूथ और रेडियो वेव्स को, ठीक है। तो इनको डिफाइन करना है, आपको समझाना है। अब ये तो यार बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप समझा सकते हैं किस कुछ भी लेके इनमें से, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई क्या चीज़ है।
ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज योर बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है भाई? सो बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर, मतलब वॉल्यूम ऑफ डेटा हम बताते हैं कि कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है, दैट वी से इन बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ बेसिकली जब हम बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर मीडिया से कितना डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है। ठीक है, इसको स्पीड से कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब डेटा रेट से कंपेयर नहीं करेंगे। सो डेटा रेट बेसिकली क्या होता है? अमाउंट ऑफ बाइट्स या बिट्स ट्रांसफर्ड इन पर्टिकुलर टाइप। तो एक पर्टिकुलर समय में कितनी डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, बिट्स या बाइट्स में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, यूजुअली बाइट्स में होता है। ठीक है, तो कितना डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, सो दैट इज कैलकुलेटेड इन डेटा स्पीड्स। ठीक है, जो स्पीड्स हम कैलकुलेट करते हैं। सो बैंडविड्थ इज व्हाट? कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट कुड बी ट्रांसमिटेड। तो वॉल्यूम को हम बताते हैं बैंडविड्थ से। ठीक है, अब बेसिकली स्पीड कितना तेज जा रहा है, बैंडविड्थ होता है कितना वॉल्यूम में जा रहा है। ये मैंने आपको डिटेल में लेक्चर में सिखा रखा है। ठीक है, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी, एक बार वो वीडियो देखिए। ठीक है, उसी के बाद अगर मैं ब्रॉडबैंड कहूँ तो ब्रॉडबैंड मतलब क्या होता है? तो ब्रॉडबैंड एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा लेते हो। ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे जो आपकी बैंडविड्थ रहने वाली है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, जिसमें आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स या अलग अलग डेटा टाइप्स आप ट्रांसफर कर सकते हो, अलग अलग टाइप के डेटास को ट्रांसफर कर सकते हो। दैट इज नोन एज ब्रॉडबैंड, मतलब बैंडविड्थ ज्यादा होना। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ क्या है यार? ब्लूटूथ एक स्मॉल रेंज डिवाइस है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे कि डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अब ब्लूटूथ बेसिकली यूज क्या करता है? तो ब्लूटूथ यूज बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज करता है टू ट्रांसफर डेटा। अब बेसिकली रेडियो वेव्स क्या है? तो नेक्स्ट रेडियो वेव्स ही पूछा है। तो रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रांसमिशन होता है थ्रू रेडियो वेव्स। ठीक है, अब रेडियो वेव्स क्या है? तो भाई रेडियो वेव्स आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेसिकली रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो स्पेक्ट्रम है उसमें हाईएस्ट वेवलेंथ पजेस करने वाला ये रेडियो वेव होता है, जिससे डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो ये फास्टेस्ट नहीं होता, बट हाँ ये एक है मीडियम। ठीक है, तो अब अगर आप देखो ध्यान से तो बैंडविड्थ पूछा गया है और उसी से रिलेटेड फिर ब्रॉडबैंड पूछा गया है, ब्लूटूथ पूछा गया है, फिर उसी से रिलेटेड रेडियो वेव पूछा गया है। तो कई बार ऐसा होगा, तो बहुत ध्यान से चूज करिएगा कि अगर आप किसी भी पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि दोनों पार्ट्स आपको आते हैं, या मैक्सिमम जो भी आता है वही पार्ट आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट। अब ये मत करिएगा कि यार एक इसका आता है तो इसका अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, यार मुझे उसका ब्रॉडबैंड पता है, इसका मुझे ब्लूटूथ पता है, इन दोनों को लेके आते हैं, नहीं, दैट वोंट वर्क। वाई? अब होता क्या है यार, चेकर्स ये करेंगे, जो पहला पार्ट होगा जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा वो चेक करेंगे, उसका सेकंड पार्ट मिलेगा तो नंबर मिलेंगे आपको, नहीं तो वो जीरो कर देंगे, सेकंड पार्ट आपका चेक ही नहीं होगा। मतलब अगर और वाला क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया, आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया, तो होगा पता है क्या, ये चेक होगा और ये काट दिया जाएगा। ठीक है, भले ही आपने सही लिखा, मतलब पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये मत गलती करिएगा कि इसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ये मत करिएगा कि आपने चेकर को ही ऑप्शन दे दिया कि चूज वन, चेक वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, मैंने दोनों कर दिए। ठीक है, जो डोंट डू दैट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, मतलब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। सो बैंडविड्थ, सो इट इज द कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क। कैपेसिटी है, कम्युनिकेशन कैपेसिटी है, इट रिफर्स टू द डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ चैनल और मीडियम। तो एक पर्टिकुलर चैनल, एक मीडियम की डेटा कैरिंग कैपेसिटी, कितना डेटा, वो वॉल्यूम ऑफ डेटा को बताता है बैंडविड्थ। ब्रॉडबैंड क्या होता है? इट इज अ वाइड बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन। तो ब्रॉडबैंड एक इस टाइप का ट्रांसमिशन है जहां पे जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा बड़ी यूज होने वाली है, विद एन एबिलिटी टू साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट मल्टीपल सिग्नल्स एंड ट्रैफिक टाइप्स। तो ये साइमल्टेनियसली बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा है और इसका ट्रैफिक टाइप्स भी ज्यादा ये पजेस कर सकते हैं, मतलब हैंडल कर सकती है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ये हैंडल कर सकते हैं क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बाकियों को डिफाइन करूं ब्लूटूथ को, सो इट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो फिक्स्ड या मोबाइल डिवाइसेस से शॉर्ट रेंज में अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो ब्लूटूथ यूज होता है। दिस टाइप ऑफ मीडिया कम्स अंडर पैन विच इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज करता है। ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट से वो लिंक करता है आपके लिए। Radio wave, when two terminals are connected by using radio frequencies, then such type of communication is known as radio wave transmission। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो रेडियो वेव बेसिकली एक ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें जो डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो रेडियो वेव से होने वाला है। और रेडियो वेव्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट वेवलेंथ पजेस करने वाली ये वेव्स होती हैं। ठीक है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन सेटअप हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं इसके, ट्रांसमीटर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस। ट्रांसमीटर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस मतलब बेसिकली दो डिवाइसेस होंगे, एक ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स को, एक रिसीव करता है। ठीक है, सो विच ट्रांसमिट सिग्नल्स आर टर्म्ड एज ट्रांसमीटर्स। तो जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को उनको ट्रांसमीटर डिवाइसेस कहते हैं, और जो रिसीव करते हैं विच रिसीव सिग्नल्स आर नोन एज रिसीवर्स, उनको रिसीवर्स कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ट्रांसमीटर रिसीवर समझ में आया।
ओके, वेल एंड गुड। तो ये था आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। अब ये था आपका 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जिसमें दो का ऑप्शन था, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट 12th का फर्स्ट पार्ट जिसमें दो में से ऑप्शन था ये या ये, इनमें से कोई भी एक सेट आप कंप्लीट करके आओगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, विच मींस दे आर गिविंग यू 1 मार्क फॉर ईच डेफिनेशन, ठीक है। बट अगर आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में स्कोर करने हैं, मतलब अगर आपको 4 मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि ये रहा, ठीक है। दिस इज योर सेकंड पार्ट व्हिच इज डिफाइन हब एंड राइट इट्स फंक्शंस एंड टाइप्स। तो हब को डिफाइन करना है और क्या करना है आपको, उसके फंक्शंस और टाइप्स बताने हैं। तो बेसिकली हब क्या है, तो हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, जो अलग अलग नोड्स को, अलग अलग कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। हब बेसिकली क्या है, हब एक डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है, नोड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। डायग्राम जरूर बना के आइएगा। ये एक नोड हो गया N1, ये नोड हो गया N2, ये हो गया N3, ये हो गया N4, ये हो गया N5 और ये हो गया भाई N6, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स को जो कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं हब, ठीक है। अब बेसिकली हब क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है भाई, डम डिवाइस है। क्यों डम डिवाइस है, क्योंकि आपने सपोज एक पर्टिकुलर नोड से इस पे डेटा भेजा, तो ये हब क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर डेटा को ट्रांसमिट कर देगा हर डायरेक्शन में। क्या करेगा, हर पीसी को ये डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक्टिव या पैसिव, ठीक है। तो वो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव डिवाइसेस वो होते हैं जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो करते हैं, साथ में रिपीटेशन का भी काम करते हैं, मतलब रिपीटर का भी काम करते हैं, उनको एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। मतलब अगर यही हब एक्टिव हब होगा तो यहाँ से सिग्नल आएगा, अब क्योंकि ये क्या होने लगता है, एटेन्यूएट होने लगता है, मतलब डिप्लीट होने लगता है सिग्नल। तो क्या करता है, ये इसको रिपीट कर देता है, मतलब मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन कर देता है। तो ये बाकी सारे डिवाइसेस को क्या करेगा, रिपीट करके दे देगा सिग्नल। तो रिपीटर का काम ये करता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूँ पैसिव हब, तो पैसिव हब का सिंपल सा काम है सिग्नल लेना और सिर्फ ट्रांसमिट कर देना, उसमें रेपिटेशन का काम वो नहीं करता है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का या मॉडिफिकेशन का काम वो नहीं करता है, ठीक है। सो ये था हब के बारे में कहानी, एक बार इनके बारे में पढ़ते भी हैं। सो हब कनेक्ट्स सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर एंड एक्ट एज अ सेंट्रल नोड और सर्वर। तो बेसिकली हब क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, यहाँ लिख दीजिएगा नेटवर्किंग डिवाइस है। हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर एंड एक्ट एज अ सेंट्रल नोड और सर्वर। फंक्शन क्या है हब का, सो इंटरकनेक्ट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और यूजर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को या यूजर्स को कनेक्ट करता है। ऑल द इनकमिंग डेटा पैकेट्स रिसीव्ड बाय द हब आर सेंट टू ऑल द हब पोर्ट्स एंड फ्रॉम देयर द डेटा इज सेंट टू ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ हब नेटवर्क। सो जो भी इनकमिंग डेटा पैकेट है रिसीव्ड बाय द हब आर सेंट टू ऑल द हब पोर्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज ये है आपका हब, है ना। अब हब में बहुत सारे पोर्ट्स है, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है। अब यहाँ पोर्ट से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, अलग अलग डिवाइस कनेक्टेड है। अब सपोज यहाँ से आपने कोई भी डेटा भेजा, अब ये क्या करेगा, पोर्ट बेसिकली ये डेटा जो है हर पोर्ट पे ट्रांसफर कर देगा। इस तरीके से ये हर पोर्ट पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पोर्ट से क्या होगा, इन पोर्ट से इनकी डिवाइसेस में डेटा चला जाएगा। वही ये कह रहे हैं, ऑल द इनकमिंग डेटा पैकेट्स रिसीव्ड बाय द हब आर सेंट टू ऑल द हब पोर्ट्स एंड फ्रॉम देयर द डेटा इज सेंट टू ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ हब नेटवर्क। तो हब नेटवर्क में जितने भी पीसेस कनेक्टेड हैं सब में डेटा पहुंच जाएगा, सब में, ठीक है। तो सब में डेटा पहुंचाने का काम करता है कौन, आपका बेसिकली हब, ठीक है। ये हो गया फंक्शन। अब इसका कुछ टाइप्स भी हैं। टाइप्स क्या है देखिए, सो हब आर ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। अब एक्टिव हब क्या होता है, सो इट एक्ट्स एज रिपीटर, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एज दीज मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो एक्टिव हब क्या है, ये एक रिपीटर की तरीके से भी काम करता है, जो एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को जैसे ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे सिग्नल जाता है। उसके अलावा एक और हब होता है पैसिव हब, विच इज इट सिंपली पासेस द सिग्नल फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर। तो एक कनेक्टेड डिवाइस से दूसरे कनेक्टेड डिवाइस में अगर डेटा सिर्फ ट्रांसफर करना है, उसको सिग्नल को क्या करना है, आपको एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको एम्पलीफाई नहीं करना है सिग्नल को, सो यू वुड बी यूजिंग पैसिव डिवाइस जो सिर्फ ट्रांसफर का काम करता है, ठीक है। तो एटलीस्ट हब के टाइप्स तो याद रखिएगा ही रखिएगा, एक्टिव पैसिव हब्स, ठीक है। बाकी स्विच वगैरह की आपके सिलेबस में नहीं, तो उसमें आप ज्यादा पढ़िएगा, ठीक है। चलो, तो एक्टिव हब पैसिव हब समझ में आया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके लिए वो है 13th क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, 2-2 मार्क्स के। तो अगर आपने ये क्वेश्चन परफेक्टली अटेम्प्ट किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगेन 2 ऑप्शनल थे, बट कोई भी ऑप्शन आप अटेम्प्ट करते तो 2 मार्क्स मिलते। सो दिस 12th क्वेश्चन वाज ऑफ 4 मार्क्स। अब नेक्स्ट हम बढ़ने वाले आगे 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन में देखेंगे क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन, रीड द केस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको एक केस पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन को जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है। लाइन पढ़ते हैं, क्या है सिचुएशन, क्या है पैराग्राफ, क्या है। सो ब्यूटी लाइन्स फैशन इनकॉर्पोरेशन, ओके, एक इनकॉर्पोरेशन का नाम है, कंपनी का नाम है ब्यूटी लाइन्स फैशन, ब्यूटी लाइन्स
Fashion Incorporation is a fashion company with design unit and market unit at Bangalore 135 kilometers away from each other. Okay, तो इसकी दो यूनिट्स है, एक है डिजाइन यूनिट और एक है मार्केट यूनिट. डिजाइन यूनिट एंड मार्केट यूनिट जो बैंगलोर में ही सिचुएटेड है 135 मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फ्रॉम ईच अदर. द कंपनी रिसेंटली कनेक्टेड देयर लैंड्स यूजिंग ईथरनेट केबल टू शेयर द स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब रिसेंटली कंपनी ने क्या किया, लैंड्स को यूज किया, ईथरनेट केबल को यूज किया टू कनेक्ट द टू नेटवर्क्स. मतलब डिजाइन यूनिट और मार्केट यूनिट को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने ईथरनेट केबल का यूज किया, ताकि ये क्या है, स्टॉक से रिलेटेड. स्टॉक मतलब ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं. स्टॉक मतलब होता है कि कितना कंटेंट उसके पास अवेलेबल है. ठीक है, क्योंकि ब्यूटी लाइंस फैशन है ना, फैशन डिजाइनिंग है. ठीक है, तो फैशन से रिलेटेड कंटेंट इनके पास होगा, जैसे क्लॉथिंग वगैरह हो गया, फुटवेयर वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ें ये रखेंगे. तो कितना स्टॉक है, क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे है. ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. बट आफ्टर ज्वाइनिंग देयर लैंड्स दे आर नॉट एबल टू शो द इन्फॉर्मेशन ड्यू टू लॉस ऑफ सिग्नल्स इन बिटवीन. बट जब इन्होंने अपने लैंड्स को ज्वाइन किया तो ये डेटा जो है शेयर नहीं कर पा रहे हैं, डेटा लूज हो जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ सिग्नल्स आर टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो वो लॉस क्यों हो रहा है सिग्नल्स का, वो बेसिकली इनको समझ में नहीं आ रहा मोस्ट प्रोबेबली. तो हमें उसमें इनकी हेल्प करनी है. क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा. क्वेश्चन इज व्हिच डिवाइस शुड यू सजेस्ट टू बी इंस्टॉल्ड फॉर अ स्मूथ कनेक्शन. यस, ठीक है, तो अगर मतलब कम्युनिकेशन, सॉरी कनेक्शन नहीं, कम्युनिकेशन, फॉर अ स्मूथ कम्युनिकेशन. तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि भाई दो डिवाइस, दो इनके पास यूनिट्स है, दो यूनिट्स हैं. एक का नाम है डिजाइन यूनिट, ये है डिजाइन यूनिट, और फिर एक और डिवाइस है, इस यूनिट का नाम क्या है, डिजाइन यूनिट के बाद है मार्केट यूनिट. दिस इज मार्केट यूनिट, डिजाइन यूनिट एंड मार्केट यूनिट. अब डिजाइन यूनिट मार्केट यूनिट से जुड़ा हुआ है, डिजाइन यूनिट मार्केट यूनिट से जुड़ा हुआ है, ये 135 किलोमीटर अपार्ट है. ये क्या है, 135 किलोमीटर्स अपार्ट है, आपस में जुड़ा हुआ है. अब बेसिकली क्या है कि स्टॉक से रिलेटेड डेटा जिन्होंने ट्रांसफर करना है, बट ये क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो इसलिए क्या हो रहा है, सिग्नल्स लूज हो जा रहे हैं. डिजाइन यूनिट से जैसे मार्केट यूनिट पे जाते हैं, मार्केट यूनिट से डिजाइन यूनिट पे आते हैं, तो सिग्नल लूज हो जा रहे हैं. तो एक्चुअली बेसिकली इनको यहाँ पे बीच में करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे इनको रिपीटर लगाने की जरूरत है. क्या लगाने की जरूरत है, रिपीटर. ठीक है, ताकि सिग्नल यहाँ पे आए और लूज ना हो, उससे पहले ये क्या कर दे, सिग्नल को मॉडिफाई कर दे. ठीक है, मतलब सिग्नल एम्पलीफिकेशन का काम ये कर दे. ठीक है, उससे क्या होगा, जब डेटा जो भी ट्रांसफर होगा वो लॉस नहीं होगा उसमें डेटा पैकेट्स का. ठीक है, सो रिपीटर वुड बी यूज्ड. तो इनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया, विच डिवाइस शुड बी यूज्ड, तो रिपीटर शुड बी यूज्ड. क्या हो जाएगा, रिपीटर. ठीक है, नेक्स्ट इज विच नेटवर्क इज सूटेबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज. तो अलग अलग सिटीज के बीच में अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो विच नेटवर्क शुड बी मोस्ट सूटेबल. सो मैन को यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक दो बिल्डिंग्स में या फिर यूनिट्स में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर लैन की बात है, मैन मतलब अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में आपस में कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ होता है, और फिर अलग अलग कंट्रीज को यूज़ करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का आप यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैन वुड बी द आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट इज द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज देयर बैंडविड्थ एंड स्पीड फॉर कम्युनिकेशन एट एनी कॉस्ट. विच टाइप ऑफ केबल इज सूटेबल फॉर दिस. ओके, केबल का ही यूज करना है इनको, तो अभी फिलहाल ये ईथरनेट केबल का यूज कर रहे हैं. अब इनको बेसिकली चाह रहे हैं कि किस केबल से रिप्लेस कर दें. ठीक है, ताकि ये बैंडविड्थ और स्पीड इनकी बढ़ जाए. ठीक है, एट एनी कॉस्ट, कॉस्ट इनको मैटर नहीं करता, कितना भी खर्चा है. तो बेसिकली इनको क्या यूज करने की जरूरत है, बेसिकली यहाँ पे इनको डिवाइस यूज करने की जरूरत है. क्या, दैट इज योर ऑप्टिक फाइबर. ठीक है, ऑप्टिक फाइबर. ठीक है, सो ऑप्टिक फाइबर यूज करने की जरूरत है. Now, according to you, what will be the best possible way to connect the new setup of offices in Bangalore with its London-based office? Okay, तो बैंगलोर में नया ऑफिस सेटअप किया गया है और ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी इनका एक सेटअप एग्जिस्ट करता है विच इज बेस्ड ऑन लंडन. मतलब लंडन में एक ऑलरेडी इनका ऑफिस है. लंडन ऑफिस को बैंगलोर ऑफिस से कनेक्ट करना है. किस तरीके से करें भाई, इथरनेट केबल तो नहीं लगाएंगे ना, ऑप्टिक फाइबर केबल लगाएंगे. वी वुड यूज अ वायरलेस कम्युनिकेशन. किसका यूज करेंगे, तो डेफिनेटली यस, यू हर्ड दैट राइट, माइक्रोवेव्स का यूज करेंगे. बट माइक्रोवेव्स किसी स्पेशलाइज्ड फॉर्म में, यस दैट इज वेरी गुड, सैटेलाइट लिंक का यूज करेंगे. तो हम अगर दो पर्टिकुलर कंट्रीज को कनेक्ट करना होता है, दो कंट्रीज के अलग, मतलब दो सिटीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज में, उनको कनेक्ट करना है, तो डेफिनेटली व्हाट वी वुड यूज योर सैटेलाइट लिंक जो माइक्रोवेव से बेस्ड है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सैटेलाइट लिंक. ठीक है, तो सैटेलाइट लिंक का यूज करेंगे भाई यहाँ पे. ठीक है, सो दैट शुड बी योर आंसर. लेट्स चेक द आंसर फर्स्ट.
ओके, सो फर्स्ट का आंसर हो गया दे शुड यूज रिपीटर, एज रिपीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स। तो देखो इन्होंने क्या किया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधे सीधे आंसर लिखने के बजाय इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर्स की क्या है। तो जैसे कि रिपीटर हमने बताया तो रिपीटर इज द करेक्ट आंसर, बट एक्सप्लेन कर दीजिए, अ रिपीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। सेकंड का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर इज मैन। तो मैन ही कहा था हमने, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन्होंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है, फुल फॉर्म लिख दीजिएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया व्हिच कुड बी अ सिंगल लार्ज सिटी, मल्टीपल सिटीज एंड टाउन्स। तो एक बड़ी सी सिटी हो सकती है, 2 सिटीज को आपस में कनेक्ट करना है, टाउन्स को कनेक्ट करना है, सो यू विल यूज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर, ओके फाइबर की स्पेलिंग गलत है भाई, ER होना चाहिए, ठीक है, फाइबर है ना, FIBER। तो बेसिकली फाइबर खाने वाला, RE जो होता है खाने वाला होता है, ER ऑप्टिकल फाइबर होता है। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, बता रखा है मैंने आपको। दे आर डिजाइंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, हाई परफॉर्मेंस, डेटा नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है ना, हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, डेटा नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप यूज करते हैं। कंपेयर टू वायर केबल्स, ऑप्टिकल कंपेयर टू वायर्ड केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स प्रोवाइड हायर बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, हायर बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ अभी भी एक्सप्लेन किया था, ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफर कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर आप यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। सो दैट वाज योर थर्ड पार्ट, ऑप्टिक फाइबर, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट, सैटेलाइट लिंक। तो सैटेलाइट लिंक का यूज करेंगे लंदन और बैंगलोर वाले ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन अक्रॉस कंट्रीज इज इजीली पॉसिबल, ठीक है। सैटेलाइट लिंक, सो थ्रू सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन अक्रॉस कंट्रीज इज इजीली पॉसिबल। तो 2 कंट्रीज में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो सैटेलाइट की मदद से आप कर सकते हो। ये बेसिकली होता किस पे बेस्ड है, तो ये माइक्रोवेव पे बेस्ड होता है, ठीक है, जो फास्टेस्ट मीडिया है आपका वायरलेस उसमें, ठीक है, जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट वाज क्वाइट इजी, ठीक है, 1 वर्ड का था। तो देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, बट है कितना, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है बट एक एक वर्ड का आंसर है, बट एक एक वर्ड में कंप्लीट मत कर दीजिएगा क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको 1 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, जैसे यहाँ पे हमने किया भी, ठीक है। सो दिस वाज योर 13th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दैट वाज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सैम्पल पेपर टू सॉल्व, ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आया होगा, कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा सैम्पल पेपर। अब इसी के बाद मैं आपके लिए लाने वाला हूँ नेक्स्ट एक और सैम्पल पेपर, सो दैट वुड बी योर सैम्पल पेपर 3, जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे और ज़्यादा। तो पैटर्न तो आपको पेपर का समझ में आ ही चुका है, अब हम कुछ और नए नए टाइप के क्वेश्चन इसमें ट्राई कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जब आप ये इतने सैम्पल पेपर्स कर लोगे ना, तो क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे जो आपके ना बने, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन लग रहे होंगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आई वुड एक्सपेक्ट कि आप फुल स्कोर करो, आउट ऑफ 35 यू नीड टू स्कोर 35, ठीक है, यू नीड टू स्कोर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भाई आपका क्या, ये हो गया सैम्पल पेपर 2 कंप्लीट। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है, और बाकी सारा कंटेंट देख सकते हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस का 12th से रिलेटेड फॉर योर टर्म 2 एज वेल, सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारी वीडियोज जाके देखिए, कोई भी जरा सा भी डाउट अगर बचा हुआ है तो वहाँ पे वीडियोज़ में उन सब डाउट्स को क्लियर कर दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए कमेंट कर दीजिएगा अपने जो भी आपके डाउट्स, ठीक है। इसी के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है भाई आपके इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर का समाप्ति। तो 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से हम लोग आपके साथ बने हुए हर चीज़ में, वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, ठीक है। सो अच्छा, मैग्नेटबेन्स यार आप लोग के लिए लगता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर कोर्स आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ अवेलेबल है क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए, ठीक है। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे जैसे हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। और गाइस, अगर आपको हमारे कंटेंट कंटेंट अच्छा लगता है, प्लेलिस्ट वगैरह अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चन पेपर्स की वजह से आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है, ठीक है, अगर आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है या फिर आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।